JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर पर बेस्ड। यही तरीका है हमारा कि हम चैप्टर्स करते हैं, उन्हें हम कंसोलिडेट करते हैं कंसेप्ट्स और एग्जाम्पल्स के साथ, आपको प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट क्वेश्चंस भी देते हैं और चैप्टर कल्मिनेट करते हैं उस चैप्टर से पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस JEE एडवांस के साथ। खैर, इस तैयारी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम कैलकुलस कर रहे हैं। इसके बाद वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड देन एल्जेब्रा और आखिर में ट्रिग्नोमेट्री के साथ कहानी कंक्लूड होगी। इस कहानी में ऑफ कोर्स हमने हर एक चीज़ जो पढ़ी है, जो सीखी है, उसे बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में किया है और हर वैरायटी, हर कैटेगरी के क्वेश्चंस का आपको एक्सपोजर देने की कोशिश की है। और ये पूरी जो तैयारी आपकी हो रही है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाई जा रही है। हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। आज अगर हम क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अनफोल्ड होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा है, जो कि आपसे JEE एडवांस ने 2014 में पूछा है। और ये कैसा क्वेश्चन है? ये एक मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन है। अब अगर मैं देखूं तो हम इसमें से ये वाला क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये वेक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन है। जब हम वेक्टर्स इन 3D पढ़ेंगे तब हम इसे डिस्कस करेंगे। और इसमें इवन ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, आई थिंक इस क्वेश्चन को मुझे समझाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप ला सकते हैं, क्योंकि ये हमने कहाँ पढ़ा है भाई, ये आपके एलिप्स में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने किया। ऑल्दो मैं इसका एक हिंट आपको ज़रूर वापस से सजेस्ट कर दूंगा। खैर, यहाँ पर वापस अगर कोई पूछ रहा है तो ये मेरे ख्याल से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में से ओवरऑल ये वाला पार्ट जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब, मतलब इसका D वाला पार्ट और इसका B वाला पार्ट जब वेक्टर्स इन 3D पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इसके दो पार्ट्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ, पार्ट A में और पार्ट C में। कोई परेशानी तो नहीं? C भी टेक्निकली सच कहूँ तो कोऑर्डिनेट हम कर चुके हैं, तो ये होना चाहिए। पर अगर अभी फिलहाल मैं शुरुआत करूँ किससे, पार्ट A के साथ, तो पार्ट A में क्या लिखा हुआ है? y जो दिया है उसने कहा है cos 3 cos इनवर्स x है। अच्छी बात है। और x जो है आपका -1 से 1 तक है। और क्या कह रहा है वो, आपका जो ये x है वो पाई प्लस है ना, ये कुछ लिखा हुआ है कि पाई प्लस माइनस √3/2 जो है वो कुछ लिखा हुआ है। इस एक्सप्रेशन पर हम बात करेंगे कि इसका क्या मतलब है। और फिर वो पूछ रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में खेल रहा है। अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो क्या कह रहा है वो, 1/yx टाइम्स x² - 1 टाइम्स d2y/dx² टाइम्स प्लस x टाइम्स dy/dx किसके इक्वल होगा। ओवरऑल यहाँ पर ये वैल्यूज हमसे पूछी जा रही हैं इस क्वेश्चन में। और अगर आप सारे ऑप्शंस देख लें, मतलब मुझे 1, 2 और 8 और 9 मुझे दिख रहे हैं, तो कैसे इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे उस पर बात करते हैं। कि यहाँ पर थोड़ा सा एक टाइपो होगा, इसे आप इग्नोर करो, बस इस वाले पार्ट को देखो। वो लिख रहा है y जो है आपका कुछ है। चलो इसी बात से बात करते हैं। उसने क्या कहा, y जो है आपका वो कितना है, ध्यान से देखिएगा, cos ऑफ 3 टाइम्स cos इनवर्स x। मैं इसी पॉइंट से शुरुआत करता हूँ। cos ऑफ कितना, 3 टाइम्स cos इनवर्स x। अब पता है समस्या ये है कि इसको एक बार तो डिफरेंशिएट कर दो चलेगा, पर जब इसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर आप जाएंगे ना, जब आप d2y/dx² निकालेंगे तब थोड़ा सा केयरफुली सोचेगा। ठीक है सर, तब की तब से। पर अभी फिलहाल मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालूं, मतलब dy/dx तो निकाल लेते हैं, बिल्कुल निकालूं। dy/dx चेन रूल लगाएंगे और सोचेंगे, देखना ध्यान से। dy/dx कितना होगा सर, सोचो, मान लो थोड़ी देर के लिए 3 cos इनवर्स x जो है ये x है, तो आप cos x का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे? मैं लिखता हूँ sin x, सॉरी माइनस साइन x है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन, और x की जगह क्या है एक्चुअली वो 3 टाइम्स cos इनवर्स x। आई होप आप सुन रहे हो। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं 3 टाइम्स cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो टेक्निकली कितना हो जाएगा 3 × x। आई होप आप सुन रहे हो। तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर आप एक 3 लगा दीजिए, बहुत बढ़िया। अब मुझे जो मैंने cos इनवर्स x को x माना है इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? आई होप आई नीड नॉट टेल यू, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 - x²। तो -1 यानी ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और अपॉन में कितना √1 - x²। टेल मी ऑनेस्टली, क्या ये पार्ट आपको समझ आ रहा है कि जो ये आपका dy/dx निकल कर आ रहा है किसका, cos ऑफ 3 टाइम्स cos इनवर्स x का, ये 3 साइन ऑफ 3 cos इनवर्स x/1 - x² कैसे आ रहा है? खैर,
इस बात से अगर मैं इस बात पर आऊँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे d2y/dx² चाहिए, क्योंकि यहाँ तक चीज़ें मुझे सोचनी है। तो बिल्कुल निकाल लेते हैं, पर क्या उसे सोचने से पहले यहाँ पर मैं कोशेंट रूल लगाऊंगा। पर कोशेंट रूल मेरे लिए कितना ट्रबलसम हो सकता है अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ चीज़ों को, तो क्या मैं इस कोशेंट रूल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई नहीं कर सकता? देखो क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कोशेंट रूल को एक्चुअली प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, अगर आप सबकी सहमति हो तो। कैसे? 1 - x² के अंडर रूट को यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो एक क्वेश्चन क्या बन जा रहा है वो देखो, अंडर रूट ओवर 1 - x², और इसके साथ क्या दिख रहा है, dy/dx। डू यू ऑल एग्री विद दैट? इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर कितना लिखा है, 3 sin 3 cos इनवर्स x, तो ये लिखा है 3 टाइम्स sin 3 cos इनवर्स x। क्या अभी मैं इसको दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ? कोशिश करते हैं सर। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगना है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी अंडर रूट ओवर 1 - x² एज इट इज, और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो ये हो जाना है आपका d2y/dx²। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा? नेक्स्ट पार्ट जो निकल कर आएगा, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, यानी आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे dy/dx, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी अंडर रूट ओवर 1 - x²। अब अगर मैं देखूं तो चेन रूल अप्लाई करूंगा, गौर से देखना। मान लो 1 - x² x है थोड़ी देर के लिए, तो ये लिखा है अंडर रूट x। अंडर रूट x यानी x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर? वो होता है, ध्यान से देखना, 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2। अगर मैं देख रहा हूं तो 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 - 1, यानी अंडर रूट एक्स डिनोमिनेटर में। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 रूट एक्स। लेकिन अंडर रूट एक्स आप मत लिखना, गलती कर रहे हो सर आप। एक्स एक्स नहीं है, वो एक्चुअली 1 - x² है। तो यहाँ पर 2 के अपॉन में, मतलब 2 के साथ अंडर रूट में क्या होगा, 1 - x²। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? अब हम अंदर शिफ्ट होंगे, अब अंदर शिफ्ट होंगे तो 1 - x² का डिफरेंशिएशन किया, जो कि कितना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका -2x, जो कि कितना हो जाना है भाई, जो कि होगा आपका -2x। कोई परेशानी इस बात से? आई होप ये पार्ट आपको समझ आ रहा है, जिसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई लेटर स्टेजेस में कर लूंगा। राइट हैंड साइड पर अगर मैंने डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया तो ये क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। 3 तो एज इट इज, बताओ इस 3 cos इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए मैं x मान लूं, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो पहले तो मैं क्या लिख लूंगा, 3 cos कितना, 3 टाइम्स cos इनवर्स x। कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से? अभी क्या चेन रूल कहता है, आप इसे cos इनवर्स x को x मान लो, तो ये लिखा हुआ है 3x। 3x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3, तो ये 3 × 3 कितना हो जाएगा सर? ये आपका हो जाना है 9। फिर क्या, फिर आप cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करिए, वो कितना होगा, आई थिंक हम जानते हैं cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वापस आपको जो देगा वो होगा -1 अपॉन अंडर रूट ओवर कितना, 1 - x²। कोई परेशानी तो नहीं है? ये जो सब अभी हमने किया। अब एक छोटा सा काम मैं करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्या LHS और RHS दोनों में अंडर रूट ओवर 1 - x² से मल्टीप्लाई करके कुछ सिंप्लीफिकेशन अचीव किया जा सकता है? कोशिश कर लेते हैं सर, ध्यान से देखना। अगर ये करने की कोशिश की तो देखो यहाँ पर 1 - x² का मतलब अंडर रूट वाला पार्ट, देखो ये बेसिकली मैंने यहाँ भेजा है, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो हमने क्या किया, गौर से देखना। 1 - x² अंडर रूट से कैंसिल, क्योंकि उसका स्क्वायर होना है, तो ये बचेगा 1 - x²। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पर मिलेगा पहला पार्ट जो मिलेगा वो होगा 1 - x², है ना। अभी क्या नेक्स्ट पार्ट, ये हो रहा है d2y/dx², तो इसे तो ऐसे ही रख लेते हैं, जो कि क्या है भाई, जो कि है d2y/dx²। नेक्स्ट पार्ट क्या है, गौर से देखिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बदलना है। मेजर पार्ट अगर मैं आपको बताऊं तो -2 से ये 2 कैंसिल, एक नेगेटिव साइन फ्रंट में आएगा, साइन फ्रंट में आएगा, और यहाँ से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान से देखना, -x dy/dx। तो यहाँ पर जो बचेगा वो क्या होगा भाई, वो होगा -x टाइम्स dy/dx। आई होप आप चीज़ें समझ रहे हो और गौर से देख रहे हो। फिर क्या, अगर RHS में बात की जाए तो ये वाला पार्ट पूरा हट जा रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है -9 cos ऑफ 3 cos इनवर्स x। ये क्या बच रहा है, -9 cos ऑफ 3 cos इनवर्स x। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, गौर से देखिएगा, -9 टाइम्स cos ऑफ 3 cos इनवर्स x। अब मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज, थोड़ा सा रीराइट करने की कोशिश करता हूँ। क्या करता हूँ, पहले तो मैं नेगेटिव साइन इधर पुश करता हूँ। अगर LHS में नेगेटिव साइन को भेजा तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, कोई परेशानी। फिर क्या, फिर एक छोटा सा काम, यहाँ से देखना, cos 3 cos इनवर्स x को इधर ला सकता हूँ क्या? एक छोटी सी बात बताओ, आपका फंक्शन क्या था सर? आपका फंक्शन था cos 3 cos इनवर्स x। आपका फंक्शन था cos 3 cos इनवर्स x। तो इस cos 3 cos इनवर्स x को कैन आई रिप्लेस बाय y? आई होप मैं कर सकता हूँ ऐसा। तो इस पूरे पार्ट को मैं y से रिप्लेस कर रहा हूँ। आई होप यू आर ओके विद दैट, है ना।
अब अगर ऐसा कुछ कर दिया है तो ज़रा देखो ये एक्सप्रेशन मुझे कहीं ना कहीं क्वेश्चन से मेल खाता हुआ दिख रहा है क्या? कोशिश करते हैं सर क्वेश्चन जैसा डेटा बनाने की। देखना, मुझे चाहिए 1/y। सर 1/y में ला सकता हूँ कैसे? उस y को उठा के इधर लाया तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्या? 1/y। बहुत बढ़िया, तो 1/y तो बन गया। फिर क्या? फिर मुझे चाहिए x² - 1। सर x² - 1 तो नहीं है। अरे माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x² - 1। इसको ऐसा लिखा जो कि क्या है भाई? d2y/dx²। फिर क्या लिखा भाई यहाँ पर? x टाइम्स dy/dx। और ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ रहा है? ये पूरा एक्सप्रेशन आपका आ रहा है 9 के इक्वल। डू यू ऑल गेट दैट? मैं फिर से दिखा देता हूँ चीज़ें आपको, देखो ज़रा ध्यान से। 1/y x² - 1 d2y/dx x टाइम्स dy/dx। और इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर नोटिस किया जाए तो ये किसके इक्वल आ रहा है? सर ये जाहिर सी बात है 9 के इक्वल आ रहा है। तो पहली बात तो यही कि इस वाले पार्ट का जो आंसर होगा, इस वाले पार्ट का जो आंसर होगा वो कितना होगा? वो होगा 9। दूसरी बात, इस वाले पार्ट को हम इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे, रादर इस चैप्टर में ही डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस वाले पार्ट को तो स्किप किया। अब मैं किस पार्ट पर आता हूँ? अब मैं आता हूँ अपने अगले पार्ट पर। अगला पार्ट क्या कह रहा है? वो ऐसा कुछ लिख कर दे रहा है। इस पार्ट में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है द नॉर्मल फ्रॉम द पॉइंट। कुछ एक सवाल, एक क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है जिस पर हमें चीज़ें सोचनी है। तो ज़रा सोचते हैं सर, ध्यान से देखना। इफ़ द नॉर्मल फ्रॉम द पॉइंट P h,1 ऑन द एलिप्स, कौन सा? ये वाला एलिप्स। अच्छा, इस एलिप्स को देखो जरा ध्यान से। एलिप्स में क्या लिखा हुआ है? x²/6 y²/3। ये क्या लिखा हुआ है? x²/6 प्लस बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के, जो आपको ठीक लगे। चूंकि अभी हम कैलकुलस में इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो कैलकुलस से सोचेंगे। इस परपेंडिकुलर, अच्छा एक बात बताओ सर, नॉर्मल फ्रॉम द पॉइंट P h,1 है ना ऑन दिस एलिप्स, में थोड़ा सा विजुलाइज जरूर करवा देता हूँ कि ये हमारा एक स्टैंडर्ड एलिप्स है। बहुत बढ़िया, हमारा ये अपना एक स्टैंडर्ड एलिप्स है। इस एलिप्स में क्या कह रहा है वो? इस एलिप्स पर एक नॉर्मल ड्रॉप किया आपने, ठीक है सर, एक नॉर्मल ड्रॉप करवा देते हैं। मान लो ये एक नॉर्मल है ना, और ये जो नॉर्मल आपने ड्रॉप किया है वो कहाँ से ड्रॉप किया है? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है h,1। अब मैं ये कह रहा हूँ h,1 बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। बस मैंने तो एक h,1 मान लिया है, क्योंकि h मुझे नोन नहीं है तो मैंने एक ऐसे पॉइंट मान लिया। क्या ये बात आपको समझ आई? अब जब h,1 मुझे पता चला तो देखो भाई ध्यान से, वो कह रहा है ये जो नॉर्मल है जो h,1 से इस एलिप्स पर आपने ड्रॉ किया है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, जो कि क्या है? x + y = 8। वो परपेंडिकुलर है किस लाइन के? x + y = 8। आई होप आप ये बात भी इमेजिन कर पा रहे हो कि अगर इस लाइन पर एक दूसरी लाइन जो है, कौन सी लाइन? x + y = 8 परपेंडिकुलर है ना, ये इस पर परपेंडिकुलर है। कौन सी? ये लाइन है x + y = 8। क्या इसी लाइन को मैं y = -x + 8 रिप्लेस कर सकता हूँ? आई होप मैं इस लाइन को ऐसा रिप्लेस कर सकता हूँ -x + 8, है ना। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता चल रहा है सर इस लाइन की जो स्लोप है वो कितनी है? -1। अगर इस लाइन की स्लोप -1 है तो क्या मुझे इस नॉर्मल की स्लोप पता चल रही है? आई होप आप देख पा रहे हो इस नॉर्मल की स्लोप, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, और अगर ये ऑलरेडी -1 है तो नॉर्मल की स्लोप 1 होगी। ये बड़े कॉमन सेंस पर बेस्ड बातें हैं जो अभी तक हमने क्रैक की। क्या बात आपको समझ आ रही है? अब गौर से देखो, या तो पैरामेट्रिकली सोच लो या जैसा आपको ठीक लगे सोच लो, है ना। क्या मैं एक सिंपल सी बात ये कह पा रहा हूँ कि देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है? देखो 6 और 3 को मैं अगर थोड़ा एक अलग तरीके से लिखूं तो 6 को √6 का स्क्वायर और 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? तो इसे मैंने लिखा √6 का स्क्वायर और इसे लिखा √3 का स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? बस एक छोटा सा काम मैं करने में इंटरेस्टेड हूँ, गौर से सुनिएगा। यहाँ पर ऐसा करें तो ठीक रहेगा क्या? क्योंकि अल्टीमेटली ऐसे ही सोचना है, तो चलो हम ऐसे ही करते हैं। ऐसे मत लिखो, है ना, ऐसे ऐसे ही रख लो। क्या लिखा था ये? 3 और 6, राइट? लेट मी जस्ट राइट दिस पार्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? 6 और 3। बढ़िया, है ना। तो मैं इसे 6 और 3 ही रखता हूँ। सारी बातें छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, इस पर एक पॉइंट होगा, इस एलिप्स पर एक पॉइंट होगा, है ना। उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? लेट्स से उसके कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होंगे जिन्हें मैं मान लेता हूँ अल्फा, बीटा। कोई परेशानी तो नहीं है ना। अब आप एक बात बताओ, अब आप एक छोटी सी बात बताओ, इससे मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो सर। इसे अगर आपने डिफ्रेंशिएट किया, है ना, डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिलेगा? देखो x² का डिफ्रेंशिएशन 2x अपॉन में ऑफकोर्स 6, y² का डिफ्रेंशिएशन 2y अपॉन में 3, और y का डिफ्रेंशिएशन y' = 0। गौर से सुनना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 कॉमन हट गया, है ना। इवन 3 से 6 भी आपका कैंसिल हो सकता है अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो। बट पहले मैं क्या लिखता हूँ? x/6 को वहाँ ले जाता हूँ, तो ये हो जाता है y/3 = चलो y/3 में y' भी दिख रहा है। y/3 इंटू y' आपका किसके इक्वल आ रहा है? -x/6 के। इवन आप यहाँ से अगर चीज़ें कैंसिल करते हो देख पा रहे हो तो 3 का 6 कितना टाइम्स? 3 का 6
2 टाइम्स। इवन आप ये y यहाँ पर ला पा रहे हो तो ये y डिनोमिनेटर में जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा -x/2y। अब ये y डैश का मतलब क्या है? आई होप आप ये बात जानते हो, कि अगर ये अल्फा कॉमा बीटा पर मैंने अगर टेंजेंट ड्रॉ की होती, अगर अल्फा कॉमा बीटा पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की होती, जो कि मेरे ख्याल से इसके पैरेलल होती, इस लाइन के पैरेलल होती। क्यों होती सर? आई होप आपको बात नजर आ रही है। अगर वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, आई होप कुछ कहने की जरूरत नहीं अगर आपको बात समझ आ रही है। क्यों? क्योंकि ये लाइन आपके नॉर्मल पर परपेंडिकुलर है। अगर कोई लाइन आपके नॉर्मल पर परपेंडिकुलर है, मतलब उस लाइन के पैरेलल आपकी टेंजेंट गुजर रही होगी। क्या आपको ये बात समझ आ रही है ना? तो अल्फा कॉमा बीटा पर जो टेंजेंट गुजर रही होगी उसकी स्लोप क्या रही होगी? आई थिंक सर अल्फा कॉमा बीटा पर जो टेंजेंट गुजर रही होगी उसकी स्लोप इस नज़रिए से, आई होप आपको दिख रहा है कि हम जानते हैं कि किसी फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करें, किसी कर्व का डिफरेंशिएशन हम लें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने बात की है, तो आप उस कर्व की टेंजेंट की स्लोप निकाल पाते हो। ये बात हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस तब तक के लिए रखिएगा। पर अगर अभी मैं एक छोटा सा पॉइंट आपसे पूछूं तो आप मुझे बताओ y डैश किस पर? अल्फा कॉमा बीटा पर। आप सुन रहे हो क्या? y डैश हमने निकालना चाहा अल्फा कॉमा बीटा पर, चूंकि कितना आ रहा है, x की जगह अल्फा रखा तो -अल्फा, y की जगह बीटा रखा तो कितना 2 बीटा, ये हमारा आ रहा है। बिल्कुल सही बात है सर, आपके अकॉर्डिंग अल्फा कॉमा बीटा पर आपका ये y डैश आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यही y डैश जो है, जो कि आपके टेंजेंट की स्लोप है, वो इसके अकॉर्डिंग कितनी है? सर आपकी जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। कौन सी लाइन? जिसकी स्लोप है -1। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर यहाँ पर एक टेंजेंट बनती तो उसकी स्लोप कितनी होती? उसकी स्लोप -1 होती, जो कि इस लाइन की स्लोप के इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, ये लाइन और जो टेंजेंट होती वो, क्योंकि ये लाइन आपके नॉर्मल पर परपेंडिकुलर है। यानी यहाँ से मैं एक सिंपल सा कंक्लूजन आपको देना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। -α/2 बीटा, -α/2 बीटा किसके इक्वल होगा सर? वो आपके -1 के इक्वल होगा। क्या यहाँ से कह सकता हूँ -1 से 1 कैंसिल, तो अल्फा जो होगा वो आपका किसके इक्वल होगा? 2 बीटा के। अब आप एक छोटी सी बात सोचो और क्वेश्चन खत्म होने को आया है। कैसे? सुनना ध्यान से। अल्फा अगर 2 बीटा है तो अल्फा कॉमा बीटा कहाँ लाई करते हैं सर? अल्फा कॉमा बीटा आपके हाइपरबोला इलिप्स पर लाई करते हैं। अगर वो इस इलिप्स पर लाई करते हैं तो क्या वो इलिप्स को सेटिस्फाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो इलिप्स की इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह अल्फा और बीटा पास किया, है ना? यहाँ करूँ तो चलेगा क्या? आई होप आप चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड नहीं हो रहे हैं और चीज़ें स्पष्ट तौर पर समझ पा रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या, तो ये कितना हो जाएगा? α²/6, आई होप आप सुन रहे हो, प्लस y²/3 यानी β²/3। आई होप आप सुन रहे हो। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ? β²/3 इज इक्वल टू ऑफ कोर्स कितना? 1। अब गौर से देखना, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2 बीटा, तो अल्फा की जगह अगर 2 बीटा रखा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 β²। ये कितना होगा भाई सर? ये हो जाना है आपका 4 टाइम्स β²। अब गौर से देखिएगा, 4/6 मतलब कितना? मतलब 2/3। सो कैन आई रिप्लेस इट बाय 2/3? आई होप वी कैन डू दैट। तो दिस टर्न्स आउट टू बी 2/3। कोई परेशानी? आगे क्या सर? आगे अगर आप नोटिस करते हो तो 2 β² प्लस β² कितना हो जाएगा? 3 β²/3। ये कितना हो जा रहा है? 3 β²/3, जो कि यहाँ जा रहा है। तो मतलब मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? β² 1 आ जा रहा है, आई होप आप नोटिस कर पा रहे हो। और अगर β² 1 आ रहा है तो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? +-1। अब गौर से सुना, बीटा की वैल्यू अगर +-1 आई है तो अल्फा कितना आ रहा है? अल्फा आपका आ रहा है +-2। कोई परेशानी तो नहीं है? अब सुनना, जब बीटा +1 है, तो अल्फा कितना है भाई? अल्फा आपका +2 है। तो एक तो अल्फा कॉमा बीटा क्या हो सकता है? 2,1। डू यू ऑल एग्री विद दैट? और अगर बीटा की वैल्यू, मैंने सही लिखा है ना? हाँ बिल्कुल सही लिखा है। अगर एक बीटा की वैल्यू मैंने -1 ली होती तो कोऑर्डिनेट क्या होते? -2, -1। अब गौर से सुनना है इस पार्ट को, ध्यान से देखना। आपका ये जो पॉइंट था ये क्या था? h,1। आई होप हम सही जा रहे हैं, हमसे h की वैल्यू पूछी जा रही है, बहुत बढ़िया। आपका ये जो पॉइंट था ये क्या था? h,1। देखना क्वेश्चन कैसे खत्म होगा। देखो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये क्या है? 2,1 या -2, -1। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इन दोनों में से कोई एक पॉइंट हो सकता है। या तो क्या रहा होगा? 2,1, या फिर क्या रहा होगा? -2, -1। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं चीज़ें निकाल पा रहा हूँ तो h,1 और 2,1 को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप क्या होगी? तो उसकी स्लोप 1 होगी। तो ऐसे सोच लेते हैं। तो h,1 और 2,1 है ना, लाइन क्या है भाई? h,1 और 2,1 को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप कितनी है? +1। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? तो स्लोप वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। देखते हैं चीज़ें, देखो ज़रा ध्यान से।
1 माइनस वन, आई होप आपको प्रॉब्लम नज़र आ गई है। ध्यान से देखो, 1 माइनस वन कितना, 0 अपॉन में 2 माइनस एच। आई होप आपको समस्या दिख रही है, क्या इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है? आई होप स्पष्ट तौर पर समस्या है, तो ये तो बात नहीं हो सकती। अगर ये पॉइंट हमारा एक्सेप्टेबल कोऑर्डिनेट नहीं है तो पहले तो मैं 2,1 को डिस्कार्ड कर देता हूँ कि 2,1 हमारे लिए एक कंसिडरेबल ऑप्शन नहीं है। तो -2, -1 को ट्राई कर लेते हैं। अब -2, -1 को ट्राई किया तो देखो ज़रा यहाँ से क्या फ़र्क आने वाला है। जैसे ही आपने -2, -1 को रखा तो y2 माइनस y1, -1 कितना, -2 अपॉन x2 माइनस x1 तो कितना, -2 माइनस h। इट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन जो कि कितनी है, 1। डिड यू ऑल गेट दैट? अभी क्या करना है सर, अगर यहाँ से मैंने आगे बढ़ाई कहानी तो देखो -2 माइनस h, यहाँ से नेगेटिव साइन, यहाँ से नेगेटिव साइन, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस h, जिसे मैं यहाँ पर भेज सकता हूँ। तो h की वैल्यू कितनी आ रही है सर, h की वैल्यू 0 आ रही है। कोई परेशानी तो नहीं है? आई होप आपको दिख रहा है स्पष्ट तौर पर। तो h की वैल्यू 0 आ रही है और 0 हमारे किसी ऑप्शन में दिया भी है या नहीं, 8 और 9, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो है 1 और 2। देखो इसके ये वाले पार्ट में तो गड़बड़ आ रही है, तो क्या सेकंड वाले पार्ट से बात बन सकती है? सेकंड वाले पार्ट को देखो, हमने एक पार्ट जो डिस्कार्ड कर दिया था, कौन सा, जब हमारे अल्फा और बीटा क्या निकल कर आ रहे थे, याद करो, हमने जब 2 और 1 लिया था। तो समस्या सुनना, शायद वहाँ से बात बन सकती है पर थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। देखो ये था h,1 है ना, और ये क्या है भाई, ये है आपका कितना, ये है आपका कितना भाई, 2,1। आई होप यही था आपका, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर इस लाइन की स्लोप कितनी है, इस लाइन की स्लोप आपकी है 1, ऐसा उसने कहा था, है ना। पर इसमें समस्या ये है कि ये बात तो गलत ही है, क्योंकि समझो आप बात को, इसका y कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है। अब y कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है तो जाहिर सी बात है इस लाइन की स्लोप कितनी होनी चाहिए, इस लाइन की स्लोप होनी चाहिए 0। आप मेरी बात सुन रहे हो क्या? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इस लाइन में अगर आप देखोगे तो इन दोनों का y कोऑर्डिनेट 1,1 है, तो इस लाइन की स्लोप टेक्निकली क्या होनी चाहिए, 0। क्या आपको ये बात नजर आ रही है? अगर ये 0 है पर हमें ये क्या दे दी जा रही है, 1, तो यहाँ से तो ये बात डिस्कार्ड होनी ही है। पर अगर ये स्लोप आपकी 0 हो रही है तो मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये भी तो संभावना है, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये भी तो संभावना है कि ये h,1 आपका 2,1 ही है। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी ही है, क्योंकि हो सकता है h,1 आपका उसी पर लाई करने वाला पॉइंट हो, क्यों नहीं हो सकता? तो ये एक संभावना है। मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, h,1 अगर 2,1 ही हो, जो पॉसिबिलिटी शायद हम डिस्कार्ड कर दें, इसको इस तरीके से वो पूछ रहा है। देखो जरा ध्यान से, h,1 से आपने ड्रॉ किया टेंजेंट नॉर्मल, है ना। तो एक केस तो क्या, जब वो -2, -1 जो हमने एक्सप्लोर किया, या फिर दूसरा केस, क्योंकि -2, -1 से मुझे वो स्लोप नहीं मिल रही है, मतलब h की वो वैल्यू नहीं मिल रही जो मुझे ऑप्शन में दी गई है। तो अगर h की वैल्यू 2 होती, तो देखो जरा ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पर 2 ट्राई किया तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 यानी 2/3, y की वैल्यू 1 तो 1/3, 2/3 प्लस 1/3 कितना, 3/3, और 3/3 कितना आ रहा है, 1। तो टेक्निकली h अगर 2 होता यानी 2,1 तो वो इस पर ही लाई करता, और अगर वो इस आपके एलिप्स पर ही लाई कर रहा होता तो फिर h,1 ही 2,1 होता, तो स्लोप तो 1 आ जाती, क्योंकि h,1 कोई और अलग पॉइंट नहीं होता, फिर वो 2,1 ही होता। और उस दरमियान मुझे ये तो पता चल ही रहा होता कि h जो है वो क्या रहा होगा, 2। इसको एक और तरीके से सोच सकते हो, अगर आपको याद है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप टेंजेंट या रादर नॉर्मल, आई एम रियली सॉरी, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो उस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है एलिप्स में, और वहां पर भी कंपेयर करके आप चीज़ें निकाल सकते थे। खैर अब चूंकि इस बात से निकाली जा चुकी है तो मेरे ख्याल से आई होप आपको क्लियर हो रहा है। हमने 2 चीज़ों पर बात की थी। हमने एक तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया था, हमने इस वाले पार्ट के लिए मार्क किया है 9। आई होप आपको याद है पहला वाला जो पार्ट था, इसका आंसर आपका आ रहा है 9, और 9 मुझे क्या कहाँ दे जा रहा है, वो ए का ऑप्शन 9 है ना। 9 मतलब मेरे ख्याल से S, तो A के लिए S है, और C के लिए आपका 2 था, C के लिए 2 मेरे ख्याल से आपका कहाँ है, C के लिए 2 अगर देखें तो Q में है ना। तो A S और C Q जैसा कोई ऑप्शन मुझे दिखना चाहिए, और A S और C Q अगर मैंने ढूंढना चाहा तो मुझे कहाँ मिलेगा भाई, A के लिए S यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, लेकिन C के लिए Q मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ दिख रहा है। तो मैं कहूँगा बस इतने ही के बेसिस पर मैं ऑप्शन ए मार्क कर सकता हूँ। मतलब एक्चुअली मुझे ये और ये सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खूबसूरती समझ रहे हो कैसे चीज़ें सोची जा सकती हैं। थोड़ा अगर यूनिकली मैं चुन लूँ कि कहाँ से कहाँ मैचिंग होनी है, तो मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन में चारों क्वेश्चंस को सॉल्व किए बिना ही इतनी आसानी से चीज़ें निकाल सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पर आई होप आप जानते हैं अब मैट्रिक्स मैच टाइप और घुमाकर वो देने लगे हैं। घुमाकर कैसे, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। JEE एडवांस 2019 में ये पूछा गया मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन है, और ये काफ़ी इंसाइटफुल क्वेश्चन है, आपके सारे तारिये दिमाग के खोल देगा। कैसे सोचना है ज़रा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं दिमाग से सोचना। f ऑफ x कह रहा है sin पाई cos x और g ऑफ x cos 2 पाई sin x है। दो फंक्शंस हैं,
x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पर ही डिफाइंड है। फिर वो कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग सेट्स हुज एलिमेंट्स आर रिटर्न इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, जहाँ पे f ऑफ x जब जब 0 है तो x, जब f डैश x 0 है तो y, जब g ऑफ x 0 है तो z, और जब g डैश x 0 है तो w। तो सबसे पहले तो मुझे बस ये कहना है, जो उसने मैट्रिक्स मैच टाइप में जो बातें कही हैं वो लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी गई हैं, चारों आपको सेट दे दिए हैं, और यहाँ पर जो आपको सेकंड जो लिस्ट है उसमें आपको कुछ उनके सेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। सारी बातें एक तरफ सर, मैं पहले तो x, y, z और w निकाल लेता हूँ। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। मुझे इसे 0 रखना है, इसे 0 रखना है, और इनके डेरिवेटिव्स को 0 रखना है। तो पहले तो सारी बातें छोड़कर मैं उन्हीं पर काम करता हूँ, है ना। f ऑफ x क्या है सर? वो है आपका साइन पाई कॉस x, है ना। मैं पहले इन दोनों बातों पर बात कर ही लेता हूँ कि f ऑफ x क्या है सर। f ऑफ x आपका है साइन कितना, पाई कॉस x। आई होप यही है, बिल्कुल, है ना, साइन ऑफ पाई कॉस x। अब मैं शुरुआत कैसे करूंगा, जरा वहीं से शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। क्या मैं f डैश x निकाल सकता हूँ? कोशिश कर सकते हैं सर। अच्छा, f डैश x से पहले मैं f ऑफ x को ही 0 रख के देखना चाह रहा हूँ ना, तो पहले इसी पर बात कर लेते हैं। f ऑफ x 0 कब होगा जरा बताओ? जब ये 0 होगा, मतलब साइन पाई कॉस x जब क्या होगा, 0। आपको बात समझ आ रही? अब जरा आप साइन का ग्राफ ऑब्जर्व करो। साइन का ग्राफ अगर मैं ऑब्जर्व करूं सर, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा होता है। साइन कब 0 होता है सर? अगर साइन के ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो पाई के सारे मल्टीपल्स पर 0 होता है, 0, 1, 2 इन सब पर, है ना। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ, जो आप जिस वैल्यू का साइन ले रहे हो, है ना, ये जो वैल्यू है जो कि क्या है भाई, पाई कॉस एक्स, ये जो वैल्यू है पाई कॉस एक्स, ये किसके इक्वल होनी चाहिए? पाई के किसी ना किसी मल्टीपल की तरह। पाई का कोई मल्टीपल मतलब मैं लिख लेता हूँ इसे क्या, एन पाई, जहाँ पर एन जो है आपका क्या हो सकता है, एन कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। अभी एक्स ग्रेटर देन 0 है, वो वाला कंस्टेंट हम बाद में डालेंगे, पर अभी तो फिलहाल बस मैं इस चीज़ को देख ले रहा हूँ, कोई परेशानी। जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 करना होगा, उसको लेकर जो भी वैल्यू आ रही होगी वो मैं देख लूंगा। क्या बात आपको नजर आ रही है? अगला स्टेटमेंट क्या, अगला स्टेटमेंट सुनना सर। देखो क्या है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, मतलब कॉस एक्स क्या आ रहा है, कॉस एक्स आपका आ रहा है कोई एक इंटीजर। कॉस एक्स आपका क्या आ रहा है, कोई ना कोई एक इंटीजर। अब आप मुझे बताओ cos x इंटीजर कब होता है? सर cos x की 3 इंटीग्रल वैल्यू होती है। अगर आप cos x की रेंज को याद करें तो cos x का ग्राफ -1 से 1 तक घूम रहा होता है। तो स्पष्ट तौर पर जानता हूं मैं, cos x की वैल्यू को इंटीग्रल वैल्यू 3 होगी। क्या होगी? cos x की 3 ही इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं। कौन कौन सी भाई? -1, 0 और 1। क्या आप ये बात समझ पाए? अब x की किन किन वैल्यूज के लिए cos x 0, -1 या 1 होता है, तो उसकी हेल्प मुझे कौन करेगा भाई? cos x का ग्राफ। तो cos x का ग्राफ बना लेते हैं, गौर से सुनिएगा। और x की मुझे वैल्यूज कैसी रखनी है भाई? पॉजिटिव। आई होप आप ये बात तो भूले ही नहीं हो, है ना। तो मैं cos x का थोड़ा ग्राफ बनाकर आइडिया लेना चाह रहा हूँ कि कैसे चीज़ें होंगी। ध्यान से देखना, 0 है ना, फिर क्या होगा, π/2, फिर क्या होगा, पाई, फिर आपका क्या होगा, 3π/2, फिर क्या होगा, 2π। आई होप आप देख पा रहे हो, π/2 के सारे मल्टीपल। अब मुझे इवन और ऑड का डिफरेंशिएशन करना ही नहीं है, मतलब डिफरेंस नहीं करना है। होप आप बात समझ पाए। π/2 का कोई भी मल्टीपल हो, जैसे π/2 का इवन मल्टीपल हुआ, जैसे कि लेट्स से x की वैल्यू मतलब अगर 0 रही, मतलब x की वैल्यू 0 रही, मतलब π/2 का कोई मल्टीपल है ना, तो वो 0 भी चलेगा, π/2 भी चलेगा, पाई भी चलेगा, 3π/2, 2π, 5π/2 सब चलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि x जो है, यहाँ पर x जो है वो कैसा है भाई? x जो है आपका वो π/2 का मल्टीपल है, वो π/2 का मल्टीपल है। और n जो होना चाहिए, अब सबसे ज़रूरी बात, x आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो शैलाई से n जो होगा वो आपका एक नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि n अगर होल नंबर भी रहा तो अगर n की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? यहाँ पे n ले लिया था, तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, लेट्स से m, यहाँ पर मैंने ले लिया लेट्स से m, तो m π/2। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ m π/2 मतलब क्या, m आपको लेना होगा एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्यों? क्योंकि अगर मैंने m की वैल्यू 0 भी ली तो x 0 हो जाएगा, और उसने कहा था x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। कंडीशन समझ आ रही है क्या? तो सबसे पहली सबसे ज़रूरी बात तो ये कि मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि x m π/2 कैटेगरी का होगा अगर f ऑफ x 0 हुआ तो। f ऑफ x 0 हुआ तो मतलब क्या? f ऑफ x 0 हुआ मतलब कौन सा सेट? आपका सेट x की हम बात कर रहे हैं। सेट x को लेकर मैं अपना थोड़ा सा एक कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ, अगर आप सबकी सहमति हो तो। क्या कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, कि सेट x में जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, बस मैं वो लिखना चाह रहा हूँ। वो होंगे m टाइम्स π/2 कैटेगरी के, है ना, जहाँ पर ऑफकोर्स आपका जो m है वो कैसा होगा, एक नेचुरल नंबर, मतलब π/2 के मल्टीपल्स। क्या सेट x को लेकर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो, अगर सेट x को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो क्या मैं सेट इस पर आ जाऊं? अब g ऑफ x 0 करना है, मतलब सेट z की हम बात करें। g ऑफ x मतलब cos 2π sin x। ये क्या है भाई? ये है cos 2π sin x। तो देखो ध्यान से, अब मुझे cos 2π
साइन एक्स को क्या रखना है 0, है ना। तो ध्यान से देखिएगा ये 0 हो रहा है, मतलब आप फिर से कॉस के ग्राफ को देखो, कॉस का ग्राफ 0 कब होता है, बस ये नोटिस कर लेना है। सर कॉस का ग्राफ ना 0 यहाँ होता है, आई होप आप देख पा रहे हो, π/2 पर, फिर वो 3π/2 पर, मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल्स पर, π/2 के ऑड मल्टीपल्स पर, मतलब कॉस के पास जो एंगल आप पास कर रहे हो कौन सा, 2π sin x, ये π/2 का एक ऑड मल्टीपल होना चाहिए। ऑड मल्टीपल मतलब क्या, 2n+1 टाइम्स π/2। कोई परेशानी तो नहीं। यहाँ पर क्या गुंजाइश है सर, यहाँ भी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देखा जा सकता है, कोशिश करो, ध्यान से देखो। सर सबसे पहले तो ये पाई से पाई कैंसिल, बिल्कुल सही बात है ना। और क्या, और अगर देखें तो 2 वहाँ शिफ्ट किया तो साइन एक्स कैसा आ रहा है, सर साइन एक्स आपका आ रहा है 2n+1 डिवाइडेड बाय 4। आप सुन रहे हो क्या, साइन एक्स एक कैसी वैल्यू आ रही है, 2n+1/4। कोई परेशानी तो नहीं है, बस एक बार क्रॉस चेक कर लो। 2π sin x आपका π/2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए, पाई से पाई कैंसिल, तो 2n+1/4 sin x होना चाहिए। अब मैं n की कुछ वैल्यूज ट्राई कर रहा हूँ, आई होप आप जानते हो π/2 का ऑड मल्टीपल मतलब क्या, n जो है आपका एक इंटीजर है। n की कुछ वैल्यूज में ट्राई करता हूँ, जैसे कि ध्यान से देखना, n की वैल्यू लेट्स से मैंने क्या ट्राई की, -3 ट्राई की, है ना। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों। अगर -3 ट्राई की तो -3 × 2 कितना होगा, -3 × 2, -3 × 2 होगा कितना, -6। आई होप मैं सही कह रहा हूँ। -6 + 1 कितना होगा सर, -6 + 1 होगा -5। -5/4 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि -5/4 -1 से छोटा है और sin x -1 से छोटा नहीं होता, तो -3 तो n की वैल्यू नहीं होगी। तो मैं n की वैल्यू -2 ट्राई करता हूँ। जैसे ही n की वैल्यू -2 ट्राई किया, आई होप आप समझ पा रहे हो, -2 × 2 कितना, -4, -4 + 1 कितना, -3, -3/4 -1 से बड़ा है, बिल्कुल। तो साइन एक्स की एक वैल्यू तो क्या आनी है, -3/4। गौर से सुनिएगा, ये साइन एक्स की वैल्यू है माइंड यू एवरीवन, है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू होगी साइन इनवर्स ऑफ -3/4। जहाँ पर आप नेगेटिव साइन बाहर अगर ले आए, क्योंकि साइन इनवर्स आपका एक ऑड फंक्शन है, तो ये क्या हो जाना है, -sin3/4। अब मैं n की वैल्यू -2 ट्राई कर चुका हूँ, -1 ट्राई कर रहा हूँ, -1 ट्राई किया तो कितना, -2 + 1, -2 + 1 मतलब क्या, मतलब -1, -1/4, यानी साइन इनवर्स -1/4, यानी -sin1/4। आई होप आपको एक और बात याद आ रही होगी कि सर नेगेटिव वैल्यूज ट्राई क्यों कर रहे हो आप। x की वैल्यू नेगेटिव वैसे भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि sin 3/4 पॉजिटिव होगा, sin 1/4 पॉजिटिव होगा, और उस पर आप नेगेटिव लेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू वैसे भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसको तो आप डिस्कार्ड कर दो। तो मैं शुरुआत कहाँ से करूँगा, लेट्स से 0 से शुरू किया, -1 ट्राई कर चुके थे, अब इनकी अगली इंटीग्रल वैल्यू 0 ट्राई की, तो 0 ट्राई किया तो 0 × 2 0 + 1 1/4, तो sin x 1/4 आ रहा है, मतलब x की पहली वैल्यू तो मुझे क्या मिलेगी, साइन इनवर्स 1/4। क्या बात आपको समझ आई। फिर क्या, n की वैल्यू 2 ट्राई की, तो 2 × 2 4, सॉरी n की वैल्यू 1 ट्राई की, तो 1 × 2 2, 2 + 1 3, तो 3/4। तो अगली वैल्यू क्या आनी है, साइन इनवर्स 3/4। नेक्स्ट वैल्यू ट्राई की, है ना, 2 ट्राई किया, तो 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5/4। 5/4 आपका 1 से बड़ा है क्या, साइन एक्स कभी 1 से बड़ा होता है, नहीं। तो मुझे यहाँ पर ये दो वैल्यू मिल रही हैं, क्या, 1/4 और 3/4 का साइन इनवर्स। ये कब हो रहा है सर, ध्यान से देखना, ये मुझे कब मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है, ध्यान से नोटिस करिएगा यहाँ पर, कहाँ पर, जब आपका g(x) 0 है। g(x) 0 होना मतलब कौन से सेट की हम बात कर रहे हैं, हम z सेट की बात कर रहे हैं। z सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है आपका साइन इनवर्स 1/4 और एक आपका आ रहा है साइन इनवर्स 3/4। मुझे पहले तो ऑनेस्टली ये बताइए, ये जो दो सेट हमने बनाए हैं कौन कौन से, सेट x और सेट z, क्या इनको लेकर तो कोई परेशानी नहीं है। सेट x जहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं भाई, सेट x में हमने स्पष्ट तौर पर दो बातें कही, कौन कौन सी, कि आपके π/2 का कोई सा भी मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल, कैसा भी मल्टीपल, ये हमने एक चेक किया। और सेट z जो हमारा है उसमें हमारा स्पष्ट तौर पर साइन x की हमारे पास दो वैल्यूज हैं, कौन कौन सी भाई, आपकी 1/4 और 3/4। और आई होप आप रियलाइज कर पा रहे हो हम x की कैसी वैल्यूज ले रहे हैं, x की पॉजिटिव वैल्यूज ही लेना अलाउड है, ये बात तो याद है ना, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर x की आप पॉजिटिव वैल्यूज ही ले रहे हो। कोई परेशानी, तो यहाँ तक मैं चीज़ें कंक्लूड कर पाया, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई डाउट। आई होप यहाँ पर इस बात से आप सहमत हैं कि m को मैंने एक नेचुरल नंबर क्यों लिया, क्योंकि मुझे x को एक पॉजिटिव वैल्यू पर ही रोक के रखना था। इसी तरीके से हमने जब इस वैल्यू को लिया z सेट में साइन इनवर्स 1/4 और साइन इनवर्स 3/4, तो मैंने ये पॉजिटिव वैल्यू ही क्यों ली, नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं ली, इन बातों को लेकर तो कोई डाउट नहीं है। क्या आप यहाँ तक सॉर्टेड हैं चीज़ों को लेकर। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, बहुत ध्यान से नोटिस करना, मैं एक छोटा सा पॉइंट आपसे पूछना चाह रहा हूँ। क्या यहाँ पर जो हम वैल्यूज़ ले रहे थे ना, एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे मेरे पास है, जब हम ले रहे थे साइन इनवर्स -1/4,
तो जब मैंने x की वैल्यू -1/4 ली थी, तो x की वैल्यू -1/4 ले लेने से, मतलब x की वैल्यू मैं नहीं ले रहा था, मैं एक्चुअली किसकी वैल्यू ले रहा था, n की वैल्यू। जब मैंने -2 लिया था और -1 लिया था, गौर से सुना इस बात को, जब n की वैल्यू -1, ध्यान से नोटिस करना, जब हमने लिया था -1 ले लो लेट्स से, तो ये कितना आ रहा था, -2 + 1 यानी -1/4। तो उस लफड़े में, उस प्रॉब्लम में क्या हो रहा था, साइन x आपका कितना आ रहा था, -1/4, और x कितना आ रहा था, -sin1/4। तो वो एक नेगेटिव वैल्यू हुई थी और x की नेगेटिव वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैंने ये दो वैल्यूज ही क्यों ली, इस बात पे सहमति आई होप आपकी होगी। विद दैट मैं पहले तो अब दो सेट्स कंक्लूड कर पाया हूँ, कौन कौन से, x और z। अभी भी दो सेट्स आपके बाकी हैं, कौन से, अब डिफरेंशिएशन वाले सेट्स बाकी हैं, f' और g'। अभी ऑप्शंस हम मार्क करेंगे, पर पहले मैं f' और g' को लेकर थोड़ी क्लैरिटी चाहता हूँ। तो f' मतलब क्या, साइन पाई cos x का डिफरेंशिएशन है ना। साइन पाई cos x का अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया तो देखो भाई ध्यान से, साइन ऑफ कितना, पाई ऑफ cos x, ये आपका f ऑफ x है ना। अब अगर इसे डिफरेंशिएट किया तो कितना, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x, तो वो कितना हो जाएगा, cos पाई cos x। डू यू ऑल एग्री विद दैट। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होगा, तो थोड़ा सोच समझ कर खेलना है ना। अब पाई cos x का डिफरेंशिएशन देखो, ऐसे मान लो पाई आपका एक कांस्टेंट है, x जैसे लिखा हुआ है पाई x, तो पाई x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, पाई। अब टेक्निकली cos x का डिफरेंशिएशन आप करेंगे, जो कि कितना होगा भाई, जो कि होगा आपका sin x, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि वो माइनस साइन x होता है। तो यहाँ पर ये लगा लिया हमने एक माइनस साइन, इससे मैं हटा देता हूँ, और ये आपका हो गया नेगेटिव साइन। ये आपका क्या आता है भाई, ये आपका आ जाता है f'। टेल मी ऑनेस्टली, जब हमने f' निकाला, जो कि आपकी एक्सप्रेशन आ रहा है माइनस कॉस, है ना, माइनस पाई के साथ अगर मैं शुरू करूँ तो माइनस पाई cos पाई cos x इंटू साइन एक्स, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब दोनों बातों पर बात करते हैं, एक एक करके चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। बताओ ये एक्सप्रेशन जीरो कब होगा, क्योंकि वो हमसे क्या जानना चाह रहे हैं, f' आपका जीरो बताओ सर आपका कब होगा। तो दोनों बातें करते हैं, f' जीरो कब होगा, जब या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो, क्योंकि ये तो जीरो हो नहीं सकता। तो दो बातें क्या, पहली बात या तो क्या जीरो हो, साइन एक्स जीरो हो, और दूसरी बात आपका कॉस, मैं यहाँ पर लिख लूँ तो चलेगा क्या, आई होप ये परेशानी नहीं है, आपका कॉस क्या भाई, पाई cos x जीरो हो। कोई दिक्कत तो नहीं है इन दोनों बातों से। आई होप हम इन दोनों बातों पर अभी तक एक अच्छा डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि sin x जीरो कब होता है सर, जब x आपका पाई का कोई भी मल्टीपल हो। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड करूंगा कि x अगर पाई का कोई भी मल्टीपल हो तो चलेगी बात। अच्छा, n जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा हमें पॉजिटिव चाहिए, है ना, जीरो से बड़ी चाहिए। तो n जो होगा वो आपका एक नेचुरल नंबर होगा। क्या बात आपको समझ आई। अच्छा, इसके साथ ये क्या कहता है, ये अच्छा, इसमें और मैं कंजक्शन लगा रहा हूँ, या तो ये चलेगा, है ना, या फिर ये चलेगा, क्योंकि अगर ये जीरो हुआ तो भी चलेगा, या फिर ये जीरो हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए, ये f' जीरो हो जाएगा। तो इसका और इसका यूनियन मेरा आंसर होगा। और बात समझ आ रही है ना, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। अच्छा, अब जरा इस वाली बात पर बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है वो, cos पाई cos x जीरो कब होगा। फिर से वही बात, cos का ग्राफ π/2 के सारे मल्टीपल्स पर जीरो होता है ना, π/2 के ऑड मल्टीपल्स, माइंड यू एवरीवन। तो ये कितना लिखा है, cos का ये जो एंगल है, जो कि क्या है पाई cos x, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, π/2 का एक ऑड मल्टीपल, है ना, π/2 का ऑड मल्टीपल मतलब 2m+1 ऑफ π/2। आई होप आपको ये सारी बातें अब याद आ रही है, वापस कैसे सोचना है, इस बात में तो कोई बुराई नहीं है, ये बात डाइजेस्ट हो रही है कि नहीं, है ना। आई होप मैं सही लिख रहा हूँ चीज़ें, बस कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक भी छोटा सा एरर किया पूरी कहानी बिगड़ जाएगी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें दिक्कत आएगी। चलो, पाई cos x जो होगा वो आपका π/2 का कोई ना कोई एक ऑड मल्टीपल होगा, क्योंकि वहाँ पर cos ऑफ थीटा आपका जीरो होता है, तो थीटा आपका π/2 का ऑड मल्टीपल। यहाँ पर अगर आप देखोगे सर तो पाई से पाई कैंसिल, है ना, तो cos x कितना आ रहा है भाई, cos x आपका आ रहा है कितना, 2m+1 डिवाइडेड बाय, सही लिख रहा हूँ क्या, 2, है ना, 2m+1 डिवाइडेड बाय 2। सही है क्या, कुछ गलत तो नहीं किया, नहीं किया। अब m की कुछ वैल्यूज ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि अब आपका x कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बाय द वे हमने m क्या लिया था, m आपका कोई सा भी एक नंबर हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, m आपका कोई सा भी एक नंबर हो सकता है, मुझे तो कोई दिक्कत अभी तक नहीं है, पर मैं देख लूँगा कि m को क्या रिफाइन करना है, क्योंकि मैं x को नेगेटिव लेना अफोर्ड नहीं करूँगा। ये बात आप डाइजेस्ट कर रहे हो, और मेरे ख्याल से x वैसे भी नेगेटिव जाएगा नहीं। क्यों, बात समझो, आपका cos x जो है यहाँ से अगर मैं डिफाइन करूँ तो x क्या होगा, x आपका होगा cos इनवर्स कितना, 2m+1/2। अब cos में जब आप वैल्यूज पास करते हो तो ये वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक। क्या आप मेरी बात से सहमत हो। cos इनवर्स ऑल्दो आपको 0 से पाई तक की वैल्यू रिटर्न करता है, तो मुझे ये इंश्योर करना है कि ये जो 2m+1/2 है -1 से 1 के बीच ही हो। चलो मैं ट्राई करता हूँ, फिर से समझाता हूँ। जैसे m की वैल्यू मैंने ट्राई की -2, गौर से सुनना, -2 × 2 -4, -4 + 1 -3,
-3/2, आई होप ये -1 से छोटी वैल्यू, तो -2 अलाउड नहीं है। तो m का एक और वैल्यू ट्राई करता हूँ, क्या m का वैल्यू ट्राई करता हूँ मैं -1। -1 जब ट्राई किया, -1 ट्राई करते ही ध्यान से गौर से नोटिस करना, -2 + 1 कितना, -2 + 1 -1/2, और -1/2 आपका -1 से बड़ा वैल्यू, तो ये एक एक्सेप्टेबल वैल्यू है ना। तो एक तो x की जो वैल्यू आनी है वो क्या आएगी भाई, cos इनवर्स -1/2, और -1/2 आपको एक नेगेटिव वैल्यू नहीं देगी, क्योंकि अगर आप cos का ग्राफ याद करें तो cos का ग्राफ कुछ तो ऐसा आता है जो कि आपका 0 से पाई तक जाता है। cos इनवर्स x की बात कर रहा हूँ, तो एनीवे वो एक पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहा है, मतलब x की मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रही है, मतलब cos इनवर्स -1/2 भी आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। डिड यू ऑल गेट दैट? नाउ नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं 0 ट्राई करता हूँ, देखो ध्यान से, अभी हमने ट्राई किया था -1, तो ये -2 + 1 कितना हो गया, -1/2। अगर मैंने 0 ट्राई किया तो कितना आ जाएगा, 1/2। डू यू ऑल एग्री विद दैट? जैसे ही 0 ट्राई किया तो कितना हो जाएगा, 1/2, यानी यहाँ पर क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर मिलेगा cos इनवर्स 1/2, और ये भी आपका 1 के अंदर है, चलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने 1 ट्राई किया तो 1 × 2 2 + 1 3/2, ये 1.5 हो रहा है जो कि 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर मुझे दो वैल्यू मिल रही है, क्या, cos इनवर्स -1/2 और cos इनवर्स 1/2। तो एक तरीके से अगर यहाँ देखा जाए तो f' 0 कहाँ कहाँ होता है, या तो सारे n पाई पर, एंड ऑफ कोर्स n आपके सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए, या फिर cos इनवर्स -1/2 या cos इनवर्स 1/2 पर। डिड यू ऑल गेट दैट? यहाँ से मैं एक और कंक्लूजन पर आ रहा हूँ कि यहाँ पर आपका जो ये सेट होना चाहिए, कौन सा सेट था भाई, जो आपका सेट था f' 0 होने वाला, यानी कौन से सेट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अब सेट y की। आई होप आप कंफ्यूज्ड नहीं है। सेट y को लेकर मुझे क्लैरिटी मिल रही है। एक तो सारे n पाई आप ले लो, n पाई ले लो, मतलब है ना, जहाँ पे n जो होगा वो क्या होगा सर, आपके सारे नेचुरल नंबर्स, या फिर और क्या ले लो भाई, और आप दो एलिमेंट्स और ले लो, cos इनवर्स -1/2 और cos इनवर्स 1/2, है ना। तो उसमें दो एलिमेंट्स और आप लगा लो, cos इनवर्स कितना, -1/2 और cos इनवर्स 1/2। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। एक बार अच्छे से सेट y को देखिए, और सेट y में तो कोई डाउट नहीं है सर। सेट y को लेकर कंक्लूजन साफ है कि पहली बात तो ये कि आपका ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो n पाई चलता चला जाएगा, यानी यहाँ पर पाई के कोई भी मल्टीपल चलेंगे आपके नेचुरल नंबर्स। अच्छा, एक और छोटी सी बात, ये जो -1/2 और 1/2 हैं, ये कहाँ आ रहे होते हैं? आई होप हम इस बात को लेकर तो अश्योर्ड हैं कि जो -1/2 और 1/2 के मल्टीपल हैं, अगर ये cos में मैं ढूंढूं तो आप देख पा रहे हो ना, cos 1/2 कितना होता है? आई थिंक मेरे स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, cos आपका 30 डिग्री होता है, आपको याद है ना, आई एम रियली सॉरी, cos 60 डिग्री होता है, तो ये आपका π/3 हो जाएगा। और इसी तरीके से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 0 से पाई के बीच देखना है, तो ये भी आपको एक वैल्यू दे देगा। तो 1/2 और -1/2 मुझे एंगल वाइज भी अगर लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, कोई विशेष कोई मुश्किल बात नहीं है। पर क्या ये n पाई वाला जोन क्लियर है कि साइन वाला पार्ट कैसे n पाई दे रहा है? इस वाले पार्ट को थोड़ा और ठीक से देखो, जब cos इनवर्स -1/2 और cos इनवर्स 1/2, एक्चुअली हम ना यहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज कर दे रहे हैं। मैं पर्सपेक्टिव आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसी बात पर वापस आओ। देखो, x के नजरिए से मत देखो, आप उसको cos x ही रखो ना, उसने आपको x तक जाने को कहा है, पर आप cos x के तौर पर देखो। हमने m की जो वैल्यूज ट्राई करी, हमको ये पता चला कि cos x एक बार तो आपका -1/2 हो रहा है, और एक बार cos x आपका क्या हो रहा है, 1/2। जब हम हर जगह इस तरीके से सोच रहे हैं जैसे sin x को देखा, तो मैंने sin इनवर्स x से तो नहीं निकाला ना इसको, मतलब sin इनवर्स 0 से, मैंने तो इसे x की तरह ही देखा। तो इसको भी इस तरीके से ही देखना ज़्यादा बेटर होगा कि मैं यहाँ पर इसको ऐसे सोचूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो दो वैल्यूज़ मुझे गड़बड़ में डालेंगी। तो मैं कह रहा हूँ, अब बताओ cos x -1/2 और cos x 1/2 कब होता है? तो मैं फिर से ग्राफ के थ्रू ही आइडिया लेने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। cos x -1/2 और cos x 1/2 कब कब होता है, ज़रा वो देखो। cos x का ग्राफ नोटिस करो आप। cos x का ग्राफ अगर मैं नोटिस करूँ तो देखो सर, यहाँ कहीं मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से नोटिस करना। ये आपका अगर आपका 0 है तो ये आपका पाई है ना, यहाँ पर कहीं 1/2 है और यहाँ कहीं -1/2। तो अगर 1/2 के लिए आप देख रहे हो तो ये वैल्यू जा रही है, और -1/2 के लिए आप देख रहे हो तो ये वैल्यू जा रही है। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़रा देखो आप ध्यान से, तो ये कुछ एक वैल्यू मुझे मिल रही है। क्या आप मेरी बात नोटिस कर रहे हो? आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। जैसे देखो यहाँ पर ये मुझे एक वैल्यू मिल रही है, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट क्या है आपका, ये अगर पाई था तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या रहेगा, ये पॉइंट रहा होगा आपका ये π/2, ये पाई, ये 3π/2। तो क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हो? मैं cos x में जनरलाइजेशन वाला फॉर्मूला आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो हम जानते हैं कितना होता है, 2n पाई प्लस माइनस थीटा। अगर आपको बात याद आ रही है तो, मतलब अगर हमने पढ़ा है कि कभी भी मुझे पता चले कि cos थीटा जो होता है वो cos अल्फा के इक्वल है, तो हम थीटा को क्या कहते हैं, हम थीटा को कहते हैं 2n पाई
प्लस माइनस अल्फा। आई होप आपको ये बात याद है। बस यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर बनता हुआ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर ये फॉर्मूला आपको कैसे पता? मेरा यकीन करिए, पेशेंस रखिए। ऑल्दो हमने रिलेशंस के वक्त ये पढ़ा है, जब रिलेशंस एंड फंक्शंस हमने पढ़ा था तो हमने डिस्कशन किया था कि 2n पाई प्लस माइनस अल्फा ये कैसे होता है। खैर ये डिस्कशन हम ट्रिगो पढ़ते वक्त भी करेंगे और इसका एक डायरेक्ट प्रूफ मैं आपको यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको और प्रॉपर्ली बना देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हमने मेस्ड अप कर दिया। देखो इसको मैं थोड़ा सा क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फॉर्मूला कैसे बन रहा है। गौर से नोटिस करना, आपको बहुत क्लियर मैनर में समझ आएगा चीज़ों, है ना। ध्यान से देखना, मैं पहले दिखाने की कोशिश करता हूँ 1/2। देखो आप 1/2 नोटिस करो। शिलाई से 1/2 यहाँ कहीं से जा रहा होगा, है ना। बहुत सही ये लाइंस नहीं बन रही, पर जैसा भी बन रहा है आई होप मैंने इसके पैरेलल ही लाइन बनाने की कोशिश की। छोड़ो, जो भी बन रहा है बन रहा है। ध्यान से देखो, ये रहा होगा 1/2, है ना। यहाँ पर ये एंगल आया होगा, फिर एंगल यहाँ आया होगा, यहाँ कहीं क्या रहा होगा, यहाँ कहीं रहा होगा पाई। क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? अब देखो ये एंगल ढूंढने का तरीका क्या है? ये एंगल ढूंढने का तरीका है कि सर ये 0 से इतनी डिस्टेंस आगे चला, आप सुन रहे हो क्या? या फिर यहाँ कहीं क्या मिल रहा होगा 2 पाई, है ना। तो 2 पाई से ये इतनी डिस्टेंस, उतनी ही डिस्टेंस आपकी क्या चला, पीछे चला। क्या आप मेरी पॉइंट समझ पा रहे हो? यानी टेक्निकली पाई के इवन मल्टीपल पर, पाई के इवन मल्टीपल से या तो आप कुछ डिस्टेंस आगे चले जाओ या कुछ डिस्टेंस पीछे चले जाओ, तो आपको पॉइंट्स मिलते चले जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जब आप प्लस माइनस 1/2 से डील करना चाह रहे हो कॉस में, तो आपका एक बार तो -1/2 और एक बार 1/2 है। तो 1/2 कहाँ होता है? π/3 यानी 60 डिग्री पर। तो शलाई से 2n पाई प्लस माइनस π/3 पर आप खेलोगे, और ये क्या होगा 2n पाई माइनस प्लस π/3। तो बात तो एक ही हुई ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से जो x होगा वो किस कैटेगरी का होगा? अच्छा n यहाँ पर यूज़ कर चुका हूँ तो मैं लिख लेता हूँ 2m पाई कितना प्लस माइनस कितना 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 π/3। आप सुन रहे हो क्या? कोई परेशानी तो नहीं? अब गौर से सुनने और समझने की कोशिश करना इस बात को। क्या यहाँ पर m क्या है? यहाँ पर ये जो m है, अब ये जो m है मुझे कैसा चाहिए? मुझे हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए। तो m को मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगा। मैं बस आपको ये पैटर्न दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके के नंबर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल m की वैल्यू जैसे 0 होती है तो -π/3 वाला पॉइंट मैं नहीं लूँगा। जैसे m की वैल्यू 0 हुई तो ये पूरा 0 प्लस π/3 में ले लूँगा। आप सुन रहे हो क्या? फिर थोड़ा और आगे हम गए तो m की वैल्यू जैसे ही 1 हुई तो 2π प्लस π/3 और 2π माइनस π/3। फिर m की वैल्यू 2 हुई तो 6π प्लस π/3 और 6π माइनस π/3। क्या आपको पैटर्न समझ आ रहा है कि हम कैसे चलते चले जा रहे हैं? तो मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं किया है, कोई विशेष बात नहीं की। हमने क्या किया? बस 2m पाई प्लस माइनस π/3 पैटर्न देखा। और m को मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो लिखना मुश्किल होगा कि m की किन वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव होगा। बस हम दिमाग में सोच ले रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन मुझे क्या रखना है? पॉजिटिव। ये बात समझ आ रही है क्या? बशर्ते मुझे ये बात भी नजर आ रही है कि यहाँ पर ये जो चल रहा है ये n पाई चल रहा है। मतलब मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये कह रहा है पाई का कोई भी मल्टीपल चलेगा, ये कह रहा है पाई के इवन मल्टीपल में प्लस माइनस π/3 चलेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब इसी बात को, जो आपका सेट y है, इसको क्लब्ड मैनर में, पहली बात तो ये बात गलत है, मैं कॉस इनवर्स में चला गया जो कि देखना सही तरीका नहीं है। तो एक तरफ किसी ने कहा कि n पाई ले लेना जहाँ पर n एक नेचुरल नंबर हो, और यहाँ पर आप क्या लेना? यहाँ पर आप लेना 2m पाई प्लस माइनस क्या π/3। और ऑफकोर्स मैं नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लूँगा, ये बात मैं सोच कर चल रहा हूँ। अभी मैं बस ये लिख दे रहा हूँ कि m जो है आपका वो एक टेक्निकली नेचुरल नंबर है ना। होल नंबर 0 भी होगा ये, है ना। m की वैल्यू 0 भी लूँगा पर प्लस π/3 के लिए ही लूँगा क्योंकि उस केस में ही आपका x एक पॉजिटिव वैल्यू है। डिड यू ऑल गेट दैट? क्योंकि अगर m की वैल्यू मैंने 0 ली और वो माइनस π/3 ले लिया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं इस बात को थोड़ा जनरलाइज करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस बात को ऐसा लिखने के बजाय भी एक और तरीके से आप लिख सकते हो। देखो ध्यान से, ये क्या है? n पाई और ये है 2m पाई प्लस माइनस π/3। गौर से देखना, एक छोटा सा क्लब्ड कंबाइंड वर्जन कि ये अलग अलग लिखा हुआ है, क्या इसको मैं क्लब करके दोनों का यूनियन लिख सकता हूँ? पैटर्न देखो, पैटर्न क्या बन रहा है? ध्यान से देखो, एक तो कह रहा है n पाई और एक कह रहा है 2n पाई प्लस माइनस π/3। थोड़े नंबर्स को गौर से देखो। n पाई मतलब क्या? n पाई मतलब पाई, है ना। फिर क्या आएगा? 2 पाई, फिर क्या आएगा भाई 3 पाई, फिर आपका क्या आएगा 4 पाई। इस तरीके से चलता चला जाएगा। और ये क्या दे रहा होगा? 2n पाई प्लस माइनस π/3। देखो पाई की वैल्यू 0 ट्राई की तो कितना आएगा? π/3। तो π/3 यहाँ की मुझे दिख रहा होगा, गौर से देखना। फिर मैं माइनस π/3 नहीं लूँगा। आई होप आप रियलाइज कर रहे हो कि x की नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लेना है। फिर मैंने क्या किया? मैंने n की वैल्यू 1 ट्राई की। अब जैसे ही n की वैल्यू 1 ट्राई की तो कितना हो जा रहा है? 1 ट्राई करते ही ये हो जा रहा है 2 पाई प्लस π/3, है ना। तो 2 पाई प्लस π/3 मतलब यहाँ कहीं एक वैल्यू होगी, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये कितना है भाई? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 पाई प्लस कितना π/3। गौर से सुनना, है ना। सिमिलरली 2 पाई में से π/3 सब्ट्रैक्ट होगा तो वो एक वैल्यू मुझे यहाँ मिलेगी क्या? 2 पाई माइनस π/3। गौर से नोटिस करना, बहुत मज़ेदार सी बात होने वाली है। सिमिलरली ऐसे ही मुझे अब जब पाई की n की वैल्यू में क्या ट्राई करूँगा? अगली 2, मतलब अब n की वैल्यू में 2 ट्राई करूँगा तो 2 × 2 कितना? 4। अब 4 में से भी π/3 एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 4 पाई माइनस π/3 और यहाँ पे क्या मिलेगा?
4 पाई प्लस पाई बाई 3। क्या आप पैटर्न समझ पा रहे हो कि चीज़ें कैसे मिल रही हैं? मतलब मुझे क्या मिल रहा है, मुझे सुनना, मुझे पाई के सारे ऑड मल्टीपल्स मिल रहे हैं, पाई, 3 पाई, 5 पाई, और जो पाई के इवन मल्टीपल्स मिल रहे हैं जैसे 2 पाई, 4 पाई, उनमें मुझे एक और चीज़ मिल रही है कि उनमें से पाई बाई 3 सब्ट्रैक्ट और पाई बाई 3 ऐड हो रहा है, एक्सेप्ट फॉर जब आपका पाई का 0 वाला मल्टीपल है, मतलब उसमें सिर्फ पाई बाई 3 ही मिल रहा है। मतलब जो 0 पाई होगा वो तो मिल नहीं रहा है क्योंकि एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, पर पाई बाई 3 मिल रहा है। क्या ये पैटर्न आपको नजर आ रहा है? इस पैटर्न को लिखने का कोई और तरीका भी हो सकता है क्या? क्या इस पैटर्न को किसी और तरीके से मैं लिख सकता हूँ? आई होप आपको ये दिख रहे हैं ना, इनमें आप कंफ्यूज नहीं हो। जैसे पाई बाई 3 पाई, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 3 पाई, 4 पाई माइनस पाई बाई 3 4 पाई, और 4 पाई प्लस पाई बाई 3, दिस गोज ऑन। क्या इस पैटर्न को किसी एक कॉमन नोशन से, किसी एक कॉमन आइडिया से भी मैं लिख सकता हूँ? मेरा कहना है क्यों नहीं लिख सकते। आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो, ध्यान से देखना। पहले तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होगा, ध्यान से नोटिस करना। 2 पाई माइनस पाई बाई 3 पर, अच्छा बाय द वे जब पाई होगा तो क्या होगा, जरा इस पर भी बात करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब पाई होगा, जब मेरे पास साइन पाई हुआ तो नोटिस करो ये कितना हो गया, साइन पाई, है ना। तो साइन पाई कितना हुआ, साइन पाई आपका हो गया 0, गौर से सुनना। लेकिन कॉस पाई कितना होगा, कॉस पाई आपको देगा एक माइनस वन वाली वैल्यू, जो कि मेरे लिए चलेगी क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन 0 होना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो ये हो जा रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है, तो मेरे लिए कहीं पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रहा है। पर इस बात को मैं जनरलाइज करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसे कॉमन तरीके से भी आप लिख सकते हो। अब एक काम करो, सबको देखो, जिन जिन पार्ट में डिनोमिनेटर में 3 नहीं है ना, उनको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। जैसे कि क्या, यहाँ पर मैंने 3 पाई बाई 3 लिखा है, इसको लिख सकता हूँ क्या? देखो यहाँ पर इसको मैंने 2 इंटू 3 कितना 6 लिखा, मतलब वैसे भी आप ऐसे ही कर लो, 3 इंटू 2 कितना 6, 6 पाई माइनस पाई कितना 5 पाई, तो इसको मैं 5 पाई बाई 3 लिख सकता हूँ क्या? बस एक पैटर्न दिखाने में मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं सारी कहानी आपको गढ़ रहा हूँ। 5 पाई बाई 3, ये तो 2 पाई है, 2 पाई को क्या मैं 6 पाई बाई 3 लिख सकता हूँ, आई होप मैं लिख सकता हूँ। तो इसे मैं क्या लिख ले रहा हूँ, 6 पाई बाई 3। इसे देखो नोटिस करो, 3 इंटू 2 कितना, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 पाई बाई 3। तो इसे मैं क्या लिख ले रहा हूँ भाई, इसे मैं लिख ले रहा हूँ 7 पाई बाई 3। आई होप आपको बात समझ आ रही। आगे क्या, जैसे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका 9 पाई बाई 3। 3 पाई को क्या मैं 9 पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। आई होप आपको अब चीज़ें नजर आ रही। जैसे कि क्या, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 1 कितना, आई होप आपको दिख रहा है, अगर मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ तो कितना, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 कितना हो जाता है 11, तो हो जाएगा 11 पाई बाई 3। दिस इज गोइंग टू बी कितना, 11 पाई बाई 3। सो दिस इज हियर 11 पाई बाई 3। फिर यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 12 पाई बाई 3। आई होप अब आपको पैटर्न दिख गया है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आई होप ये भी आप देख लोगे, अगर लिखना है तो लिख लो। 12 प्लस 1 कितना 13, तो दिस कैन बी रिटन एज 13 पाई बाई 3। मैं बस यही कंक्लूजन, यही एक कॉमन पैटर्न की बात कर रहा हूँ कि आप ऐसा भी लिख सकते थे इसे। ध्यान से देखो, क्या अब कोई पैटर्न नजर आ रहा है आपको स्पष्ट तौर? इसमें ना एक छोटा सा करेक्शन करो स्टूडेंट्स, छोटा सा करेक्शन ये कि एक्चुअली ये 2m पर नहीं जाएगा। मैं इस बात को समझाता हूँ। देखो जब 1/2 होता ना तो 2m सही था, पर -1/2 के कारण कहानी थोड़ी बदली है। कहानी कैसे बदली है, मैं देखो एक बात जनरलाइज करता हूँ। हम थोड़ा सा ना बुक के नॉलेज से चल दिए, हमने अपने दिमाग से चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं किया। समझने की कोशिश करो, ये आपका पॉइंट है, ये 1/2 है और ये -1/2 है। आप समझने की कोशिश करना 2m पाई क्यों गलत है और m पाई आपका क्यों चीज़ें सही करेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये 1/2 है, ये आपका 1/2 है, यहाँ पर ये -1/2 है और ये -1/2 है। अब गौर से सुनना, सिंपल सी बात है। आप क्या देख रहे हो, आप पाई से अल्फा आगे जा रहे हो, अल्फा पीछे जा रहे हो। यहाँ पर देखो ना आप, 2 पाई से अल्फा आगे और अल्फा पीछे जा रहे हो। आपको बात समझ आ रही है? मतलब टेक्निकली आप यहाँ पे ये गलती कर दे रहे हो कि 2m पाई में पाई बाई 3 ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, आपको इस बार सिर्फ m पाई में ही पाई बाई 3 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है। आपको बात समझ आ रही है? मतलब इतनी सारी लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, यहाँ पर वो क्या कह रहा है, पाई के सारे मल्टीपल, यहाँ पर वो कह रहा है पाई के सारे मल्टीपल में पाई बाई 3 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। तो एक छोटा सा करेक्शन कर लो इस वाले पार्ट में, है ना। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ ताकि अब कोई कंफ्यूजन ना रहे। ध्यान से देखिएगा, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आ रहा है, बस छोटा सा एक फर्क आना है जिससे सारी कहानी सुलझ जाएगी। कि यहाँ पर ये जो है, ये आपका n पाई, मतलब n की बजाय इसको लेट से हम क्या लिख लेते हैं m पाई, कि पाई के किसी मल्टीपल में पाई बाई 3 ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसको गौर से समझो, यहाँ पर पाई का मल्टीपल है, यहाँ पे पाई के मल्टीपल में पाई बाई 3 ऐड और सब्ट्रैक्ट होना है। मैं कहानी सुलझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पाई का कोई मल्टीपल 0 तो लेना नहीं है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, पाई से। फिर क्या आएगा 2 पाई। आई होप आपको पैटर्न दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर क्या आएगा 3 पाई। अब देखो, पाई के किसी मल्टीपल में से पाई बाई 3 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहली बात, पाई का मल्टीपल 0 ले सकता हूँ क्या, ले सकता हूँ, लेकिन बस पाई बाई 3 ऐड करना, सब्ट्रैक्ट मत करना, क्योंकि उसमें माइनस पाई बाई 3 नेगेटिव वैल्यू चली जाएगी। तो पाई का मल्टीपल 0 लिया, लेकिन पाई बाई 3 ऐड किया, तो शुरुआत कहाँ से हुई, पाई बाई 3 से। गौर से सुनना, पाई का मल्टीपल 1 लिया, पाई का मल्टीपल 1 लिया और उसमें से पाई बाई 3 सब्ट्रैक्ट किया। आई होप आप बात समझ पा रहे हो।
तो पाई का मल्टीपल 1 माइनस पाई बाई 3, तो ये हो जा रहा है 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई बाई 3। तो अगला जो टर्म मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है 2 पाई बाई 3। क्या इसको मैं 3 पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। फिर पाई के मल्टीपल 1 में पाई बाई 3 ऐड किया तो पाई प्लस पाई बाई 3 यानी 4 पाई बाई 3। तो अगली टर्म मुझे क्या मिल रही है, 4 पाई। बस यही मुझे मिसिंग लग रहा था कि इसमें कोई ना कोई पार्ट मिस हो रहा है, जो गलती हम कर गए थे 2 एन पाई वाली। आई होप आपको रियलाइज हो रही है। फिर 2 पाई में से पाई बाई 3 सब्ट्रैक्ट किया। आई होप आपको दिख रहा है पैटर्न कैसा होगा, फिर भी मैं कह देता हूँ। देखो 2 पाई में से पाई बाई 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 इंटू 2 कितना 6, 6 माइनस 1 कितना 5, तो दिस विल बी 5 पाई बाई 3। 2 पाई को क्या मैं 3 बाई 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यानी कि क्या 6 पाई बाई 6। फिर क्या 2 पाई में पाई बाई 3 ऐड किया तो 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 कितना 7 पाई बाई 3। तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी। अगली क्या होगी 8 पाई बाई 3। फिर ये कितनी हो जाएगी, 3 पाई को क्या लिख सकता हूँ मैं 9 पाई बाई 3, है ना, और फिर 10 पाई बाई 3। मतलब मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका पैटर्न मिलेगा, जो आपको यूनियन मिलेगा, जो आपको यहाँ पर चीज़ें दिख रही होंगी, वो कुछ नहीं होंगी, वो आपके पाई बाई 3 के सारे, देखो ना आप ध्यान से, पाई बाई 3 के सारे नेचुरल मल्टीपल्स होंगे। मतलब मैं यहाँ पर कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि इन दोनों का जो यूनियन होगा, बाय द वे यहाँ पे 2 नहीं होगा, पहला करेक्शन, है ना, इन दोनों का जो यूनियन होगा दैट वॉज द मोस्ट ट्रिकी पार्ट और द ट्रिकीएस्ट पार्ट आई वुड से। ये होगा पाई बाई 3 का कोई सा भी मल्टीपल। आई एम क्लियरली स्टेटिंग दिस, पाई बाई 3 का कोई सा भी मल्टीपल जहाँ पे ऑफ कोर्स n जो है वो क्या है आपका एक नेचुरल नंबर, है ना, क्योंकि n को मैं 0 लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या है पैटर्न आपको दिख रहा है, हम कैसे क्लिक कर पा रहे हैं कि पाई बाई 3 का एक नेचुरल नंबर वाला प्रोडक्ट, कोई परेशानी तो नहीं है। तो हमने y भी क्रैक किया। अब हमारा फाइनल पार्ट कौन सा बच रहा है सर, फाइनल पार्ट आपका बच रहा है g डैश x का 0 होना। g डैश x का मतलब cos 2 पाई sin x का 0 होना। आई होप हमने यही अभी इवैल्यूएट किया था f डैश x, है ना। अब g डैश x cos 2 पाई sin x, ठीक है सर, cos 2 पाई sin x की अगर बात की जाए तो cos 2 पाई sin x। आई होप अब हम कंफर्टेबल हैं चीज़ों के साथ। आई अंडरस्टैंड ये क्वेश्चंस लेंदी हैं, पर आप सोच के देखो एक साथ आपके 4 क्वेश्चंस भी तो हो रहे हैं, तो आई होप इसमें कोई बुराई या परेशानी नहीं है। g डैश x अगर निकाला जाए तो डिफ्रेंशिएट करिए। अगर मैं इसे ऐसे शुरू करूँ, cos x अगर इसे मैं मान लूँ, 2 पाई sin x को x मान लूँ, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, तो sin x मतलब sin 2 पाई sin x। आर यू ओके विद दैट? नेक्स्ट, इससे अगर 2 पाई x मान लिया तो 2 पाई x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है सर, वो हो जाता है 2 पाई, तो दिस विल बी 2 पाई। अब अगर आपने इसे x माना है जो कि sin x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, वो होता है आपका cos x। तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा। मुझे चाहिए g डैश x कहाँ 0 होगा। अब अगर g डैश x 0 करना है ना, तो इसे 0 करना है। अब इसमें 0 कौन कौन होगा, ये तो होने से रहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो या तो ये या ये 0 होगा। तो पहली बात क्या 0 हो जाए, cos x 0 हो जाए, और दूसरी बात क्या 0 हो जाए, साइन ऑफ 2 पाई साइन x 0 हो जाए। क्या कहानी समझ आ रही? थोड़ा केयरफुली खेलिएगा, क्योंकि मुझसे गलती हो रही तो आप गलती कर सकते हैं ना, बहुत केयरफुली। मतलब ट्रिगो के जो नॉलेज आपके पास है वो है, पर एक बार फिर से ग्राफ बना के देख लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी भी हेर फेर हुई पूरा आंसर गड़बड़ होगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखो cos x 0 कब होता है सर, आई होप आपको अब ग्राफ याद है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। cos x आपका 0, आई एम रियली सॉरी, तो साइन का ग्राफ बन गया हमारे यहाँ। cos x जब 0 होता है वो कहाँ होता है, पाई बाई 2। देखो आप देखो ना, ये पाई बाई 2, फिर क्या 3 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर रहा हूँ कि x जो होगा वो आपका पाई बाई 2 का एक ऑड मल्टीपल होगा। क्या बात आपको समझ आ रही है? इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ से तो मैं पैटर्न देख पा रहा हूँ, मतलब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। अगर ये जनरलाइज वे आपको समझ नहीं आता है ना, तो लिख लो 2-4, जैसे पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, तो आपको और अच्छे से इसका और इसका अगर मुझे यूनियन लेना हुआ तो वो दिख जाएगा। सर यूनियन क्यों ले रहे हो? क्योंकि मुझे चलेगा या तो ये 0 हो या ये 0 हो। समझ आ रहा है क्या? तो मैं कहना चाह रहा हूँ या तो ये चलेगा या ये भी चलेगा। साइन कब 0 होता है? आई होप आपको अब साइन के ग्राफ से कोई आपत्ति नहीं है। साइन का ग्राफ आपका 0, पाई, 2 पाई, पाई के किसी भी मल्टीपल पर 0 हो रहा होता है ना। तो आपका 2 पाई कितना साइन एक्स क्या हो जाए, n पाई हो जाए, है ना। n की जगह n वहाँ ले चुके हैं, तो लेट्स कॉल इट m पाई हो जाए, है ना। और m आपका क्या होगा, कोई ना कोई इंटीजर। अच्छा बाय द वे गौर से सुनना, यहाँ पे मैं x की वैल्यू कोई भी इंटीजर ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता, क्योंकि n अगर नेगेटिव होने लगा तो x भी नेगेटिव होने लग जाएगा, तो n को नेचुरल नंबर लेना ही सही है। अच्छा बाय द वे n 0 चलेगा, क्योंकि n की वैल्यू जब 0 होगी, n की वैल्यू जब 0 होगी तो 0 इंटू दिस पाई बाई 2 चलेगा। मतलब मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ कि पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, थोड़ा सा मैं गलत लिख रहा हूँ, आई होप आपको पता है, पर आपके समझाने के लिए चीज़ें अभी आई होप डाइजेस्ट हो रही हैं, ऐसा चलता चला जाएगा, है ना। तो पाई बाई 2 चलेगा, मतलब n की वैल्यू 0 लेंगे किसके लिए, मतलब मैं कहूँगा नेचुरल नंबर के बजाय यहाँ मैं होल नंबर ही लिख लेता तो सही रहता है ना,
आई होप आप बात समझ पा रहे हो। m की वैल्यू 0 भी लेंगे तो चलेगा। चलो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर वो क्या कह रहा है, साइन ऑफ दिस 0 हो तो एंगल क्या हो, एंगल पाई का कोई मल्टीपल हो। क्या बात आपको समझ आई? सर यहाँ से अगर आप करेक्ट करोगे तो ये पाई से पाई कैंसिल, बहुत बढ़िया, कोई परेशानी तो नहीं है। तो साइन एक्स क्या हो जाए सर, आपका साइन एक्स जो है वो अगर हो जाता है m/2, है ना। m क्या है भाई, m कोई भी एक इंटीजर है। अब गौर से सुनना इस पार्ट को, यही ट्रिकी पार्ट है। m क्या होगा, ध्यान से देखना। सर साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक, बहुत बढ़िया। तो m कहाँ से कहाँ तक होगा, आप खुद सोच के देखो। मैं m की वैल्यू मिनिमम क्या ट्राई करूँगा, -2, आई होप आप सुन रहे हो। -2 के बाद -1, 0, 1 और 2, क्या आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है? तो m की जो वैल्यूज़ मैं ट्राई करूँगा वो क्या ट्राई करूँगा, देखो -2, -1, 0, 1 और 2, उससे क्या होगा, -2/2, -1/2, 0/2, 1/2 और 2/2, क्योंकि m आपका एक इंटीजर है। तो आप सोच के बताओ साइन एक्स -1 कब होता है, -1/2 कब होता है, 0 कब होता है, 1/2 कब होता है, 1 कब होता है? क्या आपको बात समझ आ रही है? मुझे ये बताना है साइन एक्स -1 कब होता है। पैटर्न देखो, साइन एक्स -1 यहाँ कहीं हो रहा होता है, बस एक जगह पैटर्न देख लो, आपको चीज़ें क्लिक हो जाएगी। अच्छा, -1/2 कब होता है, सर -1/2 यहाँ कहीं ये हो रहा होता है। अच्छा, 0 कब होता है, 0 यहाँ हो रहा होता है। अच्छा, 1/2 कब होता है, यहाँ कहीं हो रहा होता है। और 1 कहाँ हो रहा होता है, यहाँ कहीं हो रहा होता है। तो टेक्निकली आप π/4 के इंटरवल में खेल रहे हो। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? आप π/4 के इंटरवल में खेल रहे हो। कैसे, देखो आप 0 डिग्री पे पूछोगे तो 0 होता है, मतलब 0 रेडियन बोल लो आप। फिर π/4 पे π/4 में गलत बोल रहा हूँ, π/3 में खेल रहे हो आप, सुनना ध्यान से। फिर 0 के बाद आप कहाँ जाओगे, π/3 पे जाओगे तो 1/2 मिल जाएगा, बिल्कुल सही। π/3 के बाद आप कहाँ जाओगे, आप 1 चाह रहे हो तो 1 कहाँ मिलेगा, π/2 पर। π/2 के बाद यहाँ पर आओगे आप। अब π/2 में अगर यहाँ पर देखोगे तो पाई में से अगर इतना सब्ट्रैक्ट करोगे तो वापस आपको 1/2 मिल जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो टेक्निकली काफ़ी सारे एंगल्स यहाँ इन्वॉल्व हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसको ऐसे सोचने के बजाय अब आप जनरलाइजेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। बस इसको लेकर घबराना मत, बस ये सोच के देखो कि साइन जो है एक्स आपका m/2 है, बिल्कुल है सर। साइन एक्स जो है आपका m/2 है और m क्या है, एक इंटीजर है। मतलब सुनना ध्यान से, मैं यहाँ पर अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि साइन एक्स जो है आपका m/2 है, जहाँ पर m जो है वो क्या है भाई, इंटीजर। अब m क्या क्या हो सकता है सर, m अभी हमने क्रैक किया, -2, -1, 0, 1/2 और 1 हो सकता है। मतलब आप क्या कंक्लूड करना चाह रहे हो कि जो आपका साइन एक्स है, जो आपका साइन एक्स है वो क्या क्या हो सकता है, वो आपका m आपका क्या क्या हो सकता है, -2 से शुरू किया है ना, तो -2 से शुरू किया तो कितना, -2/2 यानी -1। m की इंटीग्रल वैल्यू -1 ली तो कितना, -1/2, है ना। m की अगली वैल्यू क्या ले ली, 0। m की और एक और वैल्यू क्या ले ली, 1। और m की एक और वैल्यू क्या ले ली, 2/2 यानी कितनी, 1। इससे पीछे और इससे आगे नहीं जा सकता। m की वैल्यू मैं इससे कम नहीं रख सकता क्योंकि उसमें फिर वो -1 से छोटा होगा, और m की वैल्यू उससे बड़ी नहीं रख सकता क्योंकि उस केस में वो आपका बड़ा होने लगेगा। क्या बात समझ आ रही है? तो मैं यहाँ पर बस इतना कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि एंगल्स में अभी मैं नहीं जा रहा, एंगल्स हम देख लेंगे, फिगर आउट कर लेंगे। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि x जो होगा, आप देखो ना, +-1 और +-1/2 और 0। तो टेक्निकली शैलाई से मुझे x की वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए ऑफकोर्स, जहाँ पर साइन आपका क्या होता होगा, या तो +-1 होता होगा या फिर साइन आपका क्या होता होगा, 0 होता होगा। मैं थोड़ा ऑर्डर सही नहीं लिख रहा हूँ, कैसे भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि +- क्लब कर दिया है। या फिर आपका साइन क्या होता होगा, या फिर आपका साइन जो है +-1/2 होता होगा। क्या बात आपको समझ आ रही है? इस बात में तो कोई परेशानी नहीं है, इसको मैं ऐसे ही लिख ले रहा हूँ, कोई आपत्ति ना हो तो, है ना। मतलब मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो W वाला सेट है आपका, जो W वाला सेट है जहाँ पर G' हो रहा है, तो G' आपका 0 तब होगा दो बातों में। दो कौन सी बातों में? हमने दो बातें कंक्लूड की, या तो π/2 के सारे मल्टीपल्स चलते रहें। आई होप आपको दिख रहा है π/2 के कैसे मल्टीपल, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। शैलाई से ये तो इंक्लूड हो ही रहे, ये तो साइन ने खुद इंक्लूड कर लिए, आपको इसका यूनियन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइन ने क्या कहा, मुझे आप +-1 करो। अब साइन जब +-1 होता है तो आप खुद याद करो ना, साइन का ग्राफ +-1 में कैसे खेल रहा होता है। देखो अब +1 यहाँ होता है, -1 यहाँ होता है, तो π/2 के मल्टीपल तो साइन ने खुद ले लिए +-1 के साथ। तो मुझे इस पार्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये लिख देना है कि जो W सेट आपका बनेगा, थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा हूँ W सेट को, कि W सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो होंगे साइन इनवर्स के वो सारे एंगल्स, साइन के वो सारे एंगल्स जहाँ पे साइन क्या होता है, या तो +-1 होता है, या फिर जहाँ पर साइन आपका 1/2 होता है, या फिर जहाँ जहाँ आपका साइन क्या होता है भाई, 0। क्या आपको बातें समझ आ रही? अच्छा बताओ, साइन 0 कब होता है, पाई के सारे मल्टीपल्स पर। 1/2 भी निकाल सकता हूँ, -1/2 भी निकाल सकता हूँ, पर इसके लिए बहुत सारे एंगल्स लिखने पड़ेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए बस मैं 3 तक में बात खत्म कर रहा हूँ कि साइन जहाँ जहाँ +-1 होता है, साइन जहाँ जहाँ +-1/2 होता है, साइन जहाँ जहाँ 0 होता है, वो सारे एंगल्स ले लेने हैं। क्या x, y, w, z तीनों
सेट WXYZ, क्या चारों सेट आपको क्लियर हो रहे हैं? और अगर ये चारों सेट क्लियर हो रहे हैं तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर और चीज़ें देखना शुरू करते हैं, अगर आप सबकी सहमति हो तो पहले मैं कौन सा वाला पार्ट शुरू करता हूँ? एक्स सेट की बात करता हूँ। अब आपको सारे चेक करने पड़ेंगे, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक की एक से ही पेयरिंग हो गई और बात खत्म हो गई, बस यही ट्रिकी पार्ट है। यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली, जैसे कि मैंने शुरू किया एक्स सेट के साथ, तो एक्स सेट क्या कह रहा है सर? एक्स सेट कुछ कह रहा है ना। एक्स सेट को देख लो भाई ध्यान से। एक्स सेट क्या है? m π/2, मतलब x जो है वो π/2 का कोई भी मल्टीपल हो। क्या आपको बात याद है? तो सर π/2 का कोई भी मल्टीपल कहाँ कहाँ दिख रहा है? मेरे ख्याल से p में गड़बड़ है। p में गड़बड़ क्या है? क्योंकि p में आपको पाई के भी मल्टीपल दिख रहे हैं। आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो यहाँ से p तो नहीं रहा। क्या आपको बात समझ आ रही है? फिर क्या? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या एक्स सेट जो है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? आई थिंक π/2 के मल्टीपल्स, आप समझो ना, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनने का स्कोप है, क्योंकि आप पाई ऐड करते चले जा रहे हो जहां पर आपका कॉमन डिफरेंस बढ़ नहीं रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो मुझे डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मैं कह देता एक बार, क्योंकि ज्योमेट्रिक भी क्यों कहूँगा, पर अरिथमेटिक बन रहा है। ध्यान से सुनो, हाँ अरिथमेटिक बन रहा है। मैं थोड़ा सा इसको एम के कारण कन्फ्यूज हो गया। आप पैटर्न देखो, एक्स सेट क्या है? एक्स में π/2 के सारे मल्टीपल हैं, जैसे क्या π/2 और कैसे नेचुरल वाले, मतलब आप π/2 का इवन मल्टीपल भी ले रहे हो, ऑड मल्टीपल भी ले रहे हो। π/2 प्लस पाई है ना, π/2 के बाद पाई, फिर पाई के बाद 3π/2, फिर आपका 2π, तो ये π/2 से बढ़ता चला जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड है। तो हाँ, आई एम रियली सॉरी, मैंने ज्योमेट्रिक उसे मान लिया, वो अरिथमेटिक ही है। आप खुद सोचो ना, π/2 के मल्टीपल और दोनों चलेंगे, इवन और ऑड, तो π/2 फिर पाई, फिर आपका 3π/2, फिर 2π, तो π/2 से बढ़ती चली जा रही है वैल्यू। तो जाहिर सी बात है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो x के लिए मेरा पहला कंक्लूजन तो क्या होगा? x के लिए मेरा पहला कंक्लूजन होगा कि x जो होगा आपका q तो होगा। क्या बात आपको समझ आ रही है? फिर क्या, आगे बढ़ते हैं। x के लिए नॉट एट अरिथमेटिक, ये तो अपना कॉन्ट्रोडिक्टरी है, तो ये हो गया, तो ये नहीं होगा। अच्छा, π/6, 7π/6, 13π/6, आई थिंक नहीं सर, π/2 में खेल रहे हो आप। π/3, 2π/3 पाई, नहीं ये भी गलत है। π/6, 3π/4, आई थिंक सर डाउटफुल है, क्योंकि ये तीनों तो नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो मैं x को लेकर q जो कह रहा हूँ वो आपको बात समझ आ रही है क्या? अब जो x को लेकर मैंने q कहा है, ज़रा इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं, ऐसा है भी या नहीं, है ना। ऑप्शंस जो दिए ज़रा वहाँ चेक कर लेते हैं हम, ताकि हमें सारी क्लैरिटी मिल जाएगी और इसको लेकर क्लैरिटी आ जाएगी। खैर उसने क्वेश्चंस पूछे, मतलब उसने मैट्रिक्स मैच टाइप को लिंक्ड कॉम्बिनेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो एक्चुअली मुझे अब चीज़ें यहाँ पर और केयरफुली देखनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर उसने और कॉम्बिनेशन देखे हैं। तो ये आंसर आप मार्क करना, मैं बस आपको करेक्ट पार्ट बता देता हूँ। जैसे पहला करेक्ट पार्ट क्या है भाई? पहला करेक्ट पार्ट जो हमने देखा वो क्या, कि हमने यहाँ पर मार्क किया किससे किसके साथ। एक सेकंड बस मुझे दीजिए, थोड़ा सा लेंदी चला गया। ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है, एक्स के बजाय मैं क्या कह लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट के लिए कौन है? क्यू, है ना। फर्स्ट पार्ट के लिए कौन है? क्यू। तो एक्स कह लो या उसे क्या कह लो, फर्स्ट। तो फर्स्ट के लिए तो क्यू है। क्या ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है? अब हम आते हैं किस पर? अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर, सेट वाई पर। सेट वाई को देखो ध्यान से, बस एक बार इस पी ऑप्शन को भी ध्यान से देखो। मेरे दिमाग से बस स्लिप हुआ है 4π और 7π, मैंने π/2 के मल्टीपल नहीं समझे, पर π/2 के हम नेचुरल मल्टीपल्स ले रहे हैं। मतलब π/2 का ऐसा मल्टीपल सोचो, जैसे π/2 का मल्टीपल है 8, तो 8π/2, 8π/2 क्या हो जाएगा? 4π, 14π/2 हो जाएगा 7π। तो हाँ, ये जो सेट है आपका, ये सबसेट है। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? मैं वाई सेट पर आ रहा हूँ, पर एक्स सेट में आपका ऑप्शन पी भी आएगा। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि आपका पी भी आएगा और क्यू भी आएगा, मतलब 1 के लिए पी और क्यू दोनों होंगे। क्या आपको बात समझ आई? मैं एक्स नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ से ना ये वाला पार्ट हटा देता हूँ। तो 1 के लिए आपका कौन है? 1 के लिए आपका पी और क्यू दोनों हैं। क्या ये बात आपको समझ आई है? चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, सेट वाई के लिए। ज़रा सेट वाई देखो क्या लिखा हुआ है। सेट वाई अगर मैं देखूँ तो सेट वाई है आपका π/3 का कोई भी नेचुरल मल्टीपल। आई होप आपको ये बात याद है, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की है। अब π/3 का कोई भी नेचुरल मल्टीपल, मतलब ज़रा देखो, क्या π/3 का कोई भी नेचुरल मल्टीपल मुझे पी में दिख रहा है? आई थिंक सर पी में तो नहीं दिख रहा है। पी में अगर नहीं दिख रहा है तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? फिर से वही बात, π/3 का नेचुरल π/3, 2π/3, 3π/3, तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो ये बनाता है। तो मैं सेकंड के लिए भी क्यू तो ले लूँगा। तो सेकंड के लिए भी मैं क्या ले लूँगा भाई? क्यू तो हमारा तय है, पी आने से रहा। क्या ये बात समझ आ रही है? अब क्या, अब आप सोच के देखो, π/6 सर π/3 का मल्टीपल चाहिए नेचुरल मल्टीपल। π/6, 7π/6 से तो नहीं होगा, पर π/3, 2π/3 आई थिंक ये सर है, क्योंकि π/3, 2π/3, 3π/3 आप देख पा रहे हो, ये उसका एक सबसेट है। तो आई थिंक टी भी हम ले लेंगे। तो मेरे लिए क्यू के साथ एक और कौन आ जाना है? टी। और देख लेते हैं भाई ध्यान से, π/6, 3π/4 नहीं, ये तो गलत है। चलो वाई सेट समझ आया। अब जेड सेट पर आते हैं। जेड सेट क्या था सर? जेड सेट आपका ये था साइन इनवर्स 1/4 और साइन इनवर्स 3/4। तो कहाँ कहाँ साइन इनवर्स 1/4 और साइन इनवर्स 3/4 बनने का स्कोप है, ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। तो जेड के लिए मुझे 3 चीज़ें दिख रही हैं। 3 चीज़ें कौन कौन सी? देखो ज़रा ध्यान से।
एक सिंपल सा पार्ट देखो, साइन इनवर्स 1/4 और साइन इनवर्स 3/4। अब ये एंगल्स मेरे लिए तो अननोन है क्योंकि 1/4 और 3/4 बहुत स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नहीं है, और अगर ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नहीं है तो यहाँ 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 या यहाँ तो फॉल नहीं करेंगे। और मैं कहना चाह रहा हूँ अब मुझे ये पता करना है Q और R में से क्या होगा, और अगर मुझे बस ये पता करना है कि Q और R में से क्या होगा तो साइन इनवर्स 1/4 और साइन इनवर्स 3/4 जितना मेरा कॉमन सेंस कह रहा है। देखो मैं डाइजेस्ट करवाने की आपको कोशिश करता हूँ। साइन का ग्राफ देखो, साइन का ग्राफ ये चल रहा है ना, 1/4 यहाँ कहीं आएगा, 3/4 यहाँ कहीं आएगा, तो ये एक एंगल होगा और ये एक एंगल होगा। फिर वापस आपका यहाँ कहीं आएगा, क्या आएगा, 1/4 और 3/4 यहाँ कहीं। तो इन एंगल्स में मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनने का स्कोप तो नहीं दिख रहा है। तो शैलाई से आई होप आपको रियलाइज हो रहा है, ये एक एंगल है, फिर ये एक एंगल है ना, फिर ये एक एंगल है, फिर ये एंगल, इनमें कॉमन डिफरेंस नहीं दिख रहा है ना। आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कैसा होता है, जैसे ये एक एंगल है, इसमें कोई फिक्स्ड वैल्यू ऐड करी तो आपको ये वाला एंगल मिला, फिर वही फिक्स्ड वैल्यू ऐड करते तो मुझे ये एंगल तो नहीं मिल रहा है ना, तो काफ़ी दूर चला गया। तो इन एंगल्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनने का तो स्कोप नहीं है। मैं बस ग्राफ के थ्रू ऑब्जर्वेशन से क्लिक कर रहा हूँ, अगर मुझे वैल्यूज़ ना भी पता हो तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जेड सेट को लेकर ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो पी एस टी और यू का स्कोप तो खत्म हुआ। बस ये पता करना है अरिथमेटिक है या नहीं, तो सर अरिथमेटिक तो नहीं है, तो जेड के लिए मैं क्या मार्क करूँगा, आर। मतलब 3 के लिए हमारे पास कौन आने वाला है, 3 के लिए हमारे पास होगा भाई आपका आर। क्या ये बात डाइजेस्ट हो रही है? यहाँ से अगर आगे मैं बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट पार्ट क्या आता है भाई, ध्यान से देखो, W। अब W क्या है भाई, W को नोटिस करते हैं। W आपका ये सेट है जहाँ पर साइन इनवर्स आपका 0 भी हो, 1/2 भी हो, प्लस माइनस क्या हो, प्लस माइनस 1 भी हो, है ना। तो W को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। W में तीनों चीज़ें चलेंगी, कौन कौन सी, साइन इनवर्स 0 भी चलेगा, आपका प्लस माइनस 1 भी चलेगा, और आपका प्लस माइनस 1/2 भी चलेगा, है ना। तो मैं एक एक करके चीज़ें देखता हूँ, है ना। क्या π/2, 3π/2 इनसे कोई तकलीफ है? सर देखो, π/2 और 3π/2 पर प्लस माइनस 1 और इन पर 0, तो मेरे ख्याल से 0 और प्लस माइनस 1 चलेगा, तो मैं p को तो लूँगा, है ना। तो W के लिए मैं p तो लूँगा। क्या ये बात आपको समझ आई? फिर क्या, अब p के बाद मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे 0 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1/2 चलेगा, है ना। अब देखो ज़रा ध्यान से, क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज़रा ये चेक कर लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब, गौर से सुनिएगा, आप सोच के देखो ना, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1/2 और 0। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए फिर से मैं साइन के ग्राफ में ही आपको चीज़ें दिखाता हूँ, गौर से नोटिस करना, आप खुद कहोगे कि चीज़ें कैसे बिगड़ रही हैं। देखो 0 मतलब क्या, यहाँ 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 ये सारे एंगल्स, है ना। प्लस माइनस 1 क्या, यहाँ 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 ये सारे एंगल। अगर इतना भी होता ना तो ये अरिथमेटिक में कह देता, पर पता है अरिथमेटिक ना होने का कारण क्या रहा, आप समझना। यहाँ एक मिलेगा क्योंकि ये 1/2 होगा, और एक यहाँ मिलेगा जो कि ये क्या होगा, प्लस माइनस, फिर एक यहाँ मिलेगा। तो पता है ये वाली डिस्टेंस थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर गई। आई होप आप ये अंदाज़ा लगा पा रहे हो। अगर मैं और क्लियरिटी के साथ समझाऊं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों नहीं रहा, आपको वो एंगल्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर खेलें तो देखो ज़रा ध्यान से क्या समस्या आएगी वो देखो। देखो नोटिस करना, ये आपका एंगल है जहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ वापस 0 है। अच्छा 1/2 कहाँ है? 1/2 एक तो यहाँ है और एक यहाँ है। -1/2 कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है। क्या इनमें कॉमन डिफरेंस दिख रहा है? नहीं। ये डिफरेंस और ये डिफरेंस सेम नहीं है। ये डिफरेंस 60 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, फिर ये 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री। तो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है ना, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, 30-60 चल रहा है। तो कहने को मैं कहूँगा ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो W के लिए क्या मिलेगा, R। W के लिए क्या मिलेगा, R। मतलब इसके लिए एक और चीज़ क्या मिलेगी, R। क्या कुछ और भी हो सकता है? ट्राई करते हैं सर। अब मेरे पास 3 चीज़ें बच गई हैं, S, T और U। देखो ज़रा ध्यान से, क्या π/6, 7π/6, 13π/6 आ सकता है? अरे ये 30 डिग्री वाले ही तो खेल हो रहे हैं। देखो ना, ये 7π से 30 डिग्री आगे जाना, ये 13π से 30 डिग्री आगे जाना, ये आपका 30 डिग्री। आप सुन रहे हो क्या? तो 30 डिग्री आगे पीछे ही तो होना था। आप देखो ना ध्यान से, आप पाई के मल्टीपल से 1/2 कहाँ मिलता है, प्लस माइनस 1/2। देखो ना, आप पाई के मल्टीपल से 30 डिग्री आगे या 30 डिग्री पीछे, 2π से 30 डिग्री आगे मतलब पीछे या आगे। तो टेक्निकली अगर π/6 मिल रहा है या π/6 का कोई मल्टीपल मिल रहा है इस तरीके से, तो ये भी आपका एक आंसर होगा। यानी आप क्या S भी इंक्लूड कर लोगे, तो मैं W में क्या ले लूँगा, एक S भी ले लूँगा। अच्छा इसके बाद क्या π/3? सर π/3 60 डिग्री होता है। 2π/3 कितना हो जाएगा आपका, 120 डिग्री। आई होप आपको नजर आ रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? π/3 कितना होता है, आई एम रियली सॉरी, π/3 कितना होता है, 60 आई थिंक नहीं लेंगे, मैंने यही गड़बड़ की, 60 नहीं लेंगे। 60 क्यों लेंगे भाई, 30 लिया, 30 के बाद 60 थोड़ी लेना है। आई होप आपको रियलाइज हो रहा है। तो π/3 हम नहीं लेंगे, π/3 नहीं लेंगे तो T तो नहीं होगा।
π/6 लिया, क्या 3π/4 ले सकता हूँ? ये आंसर हो जाता है अगर 3π/4 नहीं होता। π/4 में तो 1/√2 वाली कहानी आ रही है ना। आई होप आपको बात नजर आ रही है। तो π/4 के मल्टीपल्स में नहीं खेलना है, तो u भी नहीं होगा, तो t और u नहीं होंगे। तो हमारे ये ऑप्शंस हैं। आई होप आपको दिख रहा है। फर्स्ट के लिए PQ, सेकंड के लिए QT, थर्ड के लिए R और फोर्थ के लिए PRS। चलो चेक करते हैं फटाफट एक एक करके हमारे दोनों क्वेश्चंस। देखिएगा ध्यान से, ये मैट्रिक्स मैच टाइप और लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिक्सचर है ना। तो अगर मैंने फर्स्ट पार्ट से शुरू किया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन, है ना। तो बहुत मेहनत लगेगी इसमें, क्योंकि मुझे चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। और मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है, मुझे जितना याद आ रहा है, फोर्थ के लिए PRS था क्या, एक बार देख लेते हैं। फोर्थ के लिए अगर मैं कहीं से दोनों को मैच कर पाऊँ, उठा के यहाँ चीज़ें देख पाऊँ, तो मेरे ख्याल से फोर्थ के लिए PRS था या नहीं, बस वो चेक कर लेते हैं, है ना। मुझे लग रहा है कि फोर्थ के लिए PRS था, जितना मैं देख पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, फोर्थ के लिए PRS दिख रहा है, तो ओनली करेक्ट, मतलब इसके लिए तो PRS हो गया, है ना। अब मैं थोड़ा याद कर लेता हूँ, PQ, QT और R, है ना। PQ, QT और R, बहुत बढ़िया। मैं इसे लिख लेता हूँ ताकि यहाँ मुझे हेल्प मिल जाए। जितनी मुझे चीज़ें याद हैं, फर्स्ट के लिए PQ था, सेकंड के लिए QT था और थर्ड के लिए R था। आई होप आपको ये बात याद है। फर्स्ट के लिए PQ, सेकंड के लिए QT और थर्ड के लिए R, और फोर्थ के लिए PRS हम मार्क कर चुके हैं। अब अगर मैं इस पर आऊँ अगले सवाल पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। हमें यहाँ भी करेक्ट पूछा था और यहाँ पर भी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। देखो अब यहाँ पर गड़बड़ क्या है, यहाँ पर उसने बोला ओनली करेक्ट, तो इनमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। आप सुन रहे हो क्या? यहाँ पर उसने ओनली करेक्ट यूज नहीं किया, उसने बोला कौन कौन से करेक्ट हैं। तो एक एक करके चेक करते हैं। फर्स्ट के लिए PQ, तो फर्स्ट के लिए PQ यानी QU तो नहीं है ना। फिर क्या, सेकंड के लिए QT, फर्स्ट के लिए PQ होगा तो ये भी करेक्ट नहीं है। सेकंड के लिए QT ये करेक्ट है, और सेकंड के लिए RS ये इनकरेक्ट है। आई होप आपको दिख रहा है, सेकंड के लिए हमने QT क्रैक किया था, तो आई थिंक ये सेकंड के लिए QT सही होगा। क्या ये ओवरऑल पूरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रहा है बिना किसी कन्फ्यूजन के? आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर है कि हम JEE एडवांस्ड के PYQs कैसे करें, और कैलकुलस पर कितने इंटरेस्टिंग, कितने मज़ेदार और इंसाइटफुल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और कितनी इन डेप्थ नॉलेज आपसे एक्सपेक्टेड होगी। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।